प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 345 लक्ष्मण चतुर्वेदी के साथ हिसाब किताब। रणवीर रायचंद ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। विवेक ने नफरत से भरकर कहा। मुझे डर है कि तुम्हें उसे मारने का मौका नहीं मिलेगा। ठाकुर मठ सीधे रणवीर रायचंद से निपटेगा, लक्ष्मण चतुर्वेदी ने कहा। अगर मैं खुद रणवीर को नहीं मार सकता तो मैं अपना गुस्सा उसकी बीवी और बच्ची पर उतारूंगा। सुना है उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है, देखना चाहता हूं उसका जायका कैसा है। और रही बात रणवीर की बच्ची की, तो उसे मैं सीधा विदेश बेच दूंगा और बचपन से ही उसे मसाज पार्लर में धंधे के लिए तैयार करवाऊंगा। हा हा। ये बोलते ही विवेक अचानक उत्साहित हो गया। वह सारा संयम खो बैठा जो उसने आचार्य महावीर के साथ रहते हुए दिखाया था। वह बिल्कुल किसी राक्षस जैसा लग रहा था। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम पीछे कोई सबूत न छोड़ो, लक्ष्मण चतुर्वेदी ने चेतावनी दी। एक बार रणवीर रायचंद मर जाए और मुझे वह मणि मिल जाए तो मेरे पास शिखर संसद को पूरी तरह से नियंत्रित करने का मौका होगा। उस समय मैं शिखर संसद का प्रमुख बनूंगा और मैं तुम्हें अपनी साख खराब करने की इजाजत नहीं दूंगा। ये शिष्य पूरी सावधानी से काम करेगा और बुजुर्ग पर कभी कोई आंच नहीं आने देगा। विवेक ने तुरंत जवाब दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक इसी पल एक हेलीकॉप्टर तेजी से विला के ऊपर आ पहुंचा था। सन्नन। तुरंत ही एक आकृति नीचे उतरी और पलक झपकते ही जमीन पर आ धमकी। धड़ाम। पूरा विला थर्रा उठा। क्या हुआ? विला के अंदर लक्ष्मण चतुर्वेदी और विवेक, जो एक पल पहले अपनी ख्याली दुनिया में खोए थे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पता नहीं, ये शिष्य अभी जाकर देखता है। विवेक तुरंत बाहर की ओर भागा। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, बूम, एक जोरदार धमाका हुआ और जल महल रिजॉर्ट का गेट पल भर में चकनाचूर हो गया। उस शक्तिशाली शॉकवेव ने विवेक को हवा में पीछे की ओर उड़ा दिया और वह दीवार से जा टकराया। पुफ! उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट गया, चेहरा मुर्दे जैसा सफेद पड़ गया। लानत है, दुश्मन हमला कर रहे हैं। वह तुरंत दहाड़ा। उसने फौरन सामने देखा। उसकी नजर में एक लंबा सीधा साया विला के प्रवेश द्वार से अंदर चला आ रहा था। उसके शरीर से इतना भयानक खूनी इरादा निकल रहा था कि रूह कांप जाए। ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है? विवेक हैरानी से चिल्लाया। उसने गुस्से में अपनी आंखें मसली और आखिरकार उस शख्स का चेहरा साफ देख पाया। उस पल उसकी सांसें अटक गईं, जैसे उसने साक्षात यमराज को देख लिया हो। उसका दिल जैसे छाती फाड़कर बाहर आने को हो रहा था। रणवीर रायचंद, वह कांपती हुई आवाज में चिल्लाया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? चूंकि तुम इतनी दूर आए हो तो दिल्ली का निवासी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेजबानी करूं। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, तलवार जैसी तीखी नजरों से विवेक को घूरते हुए। ये जानते हुए कि वह विश्वनाथ सिंह का बेटा है और यह भी जानते हुए कि विवेक शिखर संसद में छिपा हुआ एक जासूस था, रणवीर ने बहुत पहले ही इस व्यक्ति को अपनी मौत की सूची में डाल दिया था। विवेक का दिल पल भर में कांप उठा। रणवीर की नजरों का सामना करते हुए उसे लगा जैसे उसकी आत्मा का चूरा होने वाला है। ये वास्तव में भयानक था, उस एहसास से बिल्कुल अलग जो उसे रणवीर से पहली बार मिलने पर हुआ था। इस बार वह जानलेवा इरादा लेकर आया था और उसका अदृश्य दबाव कहीं अधिक था। ऐसा लग रहा था जैसे विवेक की सांसें रुकने वाली हैं। रणवीर, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, कोई बेवकूफ़ी मत करना। हमारे बुजुर्ग लक्ष्मण अंदर कमरे में हैं। बेहतर होगा तुम अपनी हद में रहो। विवेक ने धमकी दी। मैं खास तौर पर उसी से मिलने आया हूँ।
लक्ष्मण चतुर्वेदी, बाहर निकलो और मेरा सामना करो। रणवीर ने एक ठंडी दहाड़ लगाई जो पूरे विला में गूंज उठी। सुश सुश सुश, पलक झपकते ही सैकड़ों सदस्य चारों दिशाओं से बाहर निकल आए और रणवीर को तुरंत घेर लिया। योद्धा भवन के लोग। रणवीर ने अपनी नजर उन पर दौड़ाए, उनके कपड़ों से उनकी पहचान कर ली। शिखर संसद के दो प्रमुख संबद्ध संस्थान हैं, एक है विद्वान सभा और दूसरा है योद्धा भवन। विद्वान सभा वह जगह है जहां शिखर संसद के लिए नया खून तैयार किया जाता है। शिखर संसद के आधे से अधिक आंतरिक कर्मचारियों को विद्वान सभा के माध्यम से ही पदोन्नति मिली थी। विद्वान सभा में बहुत अधिक लोग नहीं हैं, लेकिन जो प्रवेश कर पाते हैं वे सभी रणनीतिकार होते हैं, जिनमें शीर्ष विश्वविद्यालयों के बौद्धिक दिग्गज और राजनीति में विशेषज्ञ प्रोफेसर शामिल हैं। योद्धा भवन बहुत सरल है। ये शिखर संसद का विशेष युद्ध गुट है जो शक्तिशाली विशेषज्ञों से भरा है। इसकी शुरुआत से ही इसका उद्देश्य शिखर संसद को खतरों से सुरक्षित रखना रहा है। भले ही इंद्रप्रस्थ में राजनीतिक सत्ता बदल जाए, शिखर संसद पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे समय में शिखर संसद की रक्षा के लिए एक विशेष, गैर सैन्य फिर भी बेहद शक्तिशाली इकाई की आवश्यकता होती है। इस प्रकार योद्धा भवन अस्तित्व में आया। हालांकि कई साल पहले जब रणवीर कुछ मामलों को लेकर शिखर संसद में घुस गया था, उसने एक बार अकेले ही पूरे योद्धा भवन को चुनौती दी थी। इन लोगों को उसने अपनी नजरों में कुछ नहीं समझा था। चूंकि उन्होंने लक्ष्मण चतुर्वेदी द्वारा इस्तेमाल किया जाना चुना, इसका मतलब है कि वे मूल रूप से लक्ष्मण के पक्ष में हैं। ये भी संभव है कि पूरा योद्धा भवन पहले ही दगा दे चुका हो। अगर ऐसा है तो शिखर संसद बुरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। धप धप धप, तभी जल्दबाजी में कदमों की आहट हुई। लक्ष्मण चतुर्वेदी बाहर आते हुए दिखे और रणवीर को देखते ही उनका दिल दहल गया। ये सचमुच यही है। इसे आखिर यह जगह मिली कैसे? किसी को खबर न लगे, इसलिए वह लोगों को लेकर दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित इस जल महल रिजॉर्ट में रहने आया था। फिर भी बसने के 1 घंटे से भी कम समय में रणवीर यहाँ आ धमका। भले ही वह सीधे अपने घर से गाड़ी चलाकर आता, तब भी इतनी जल्दी नहीं आ सकता था, है न? केवल एक ही संभावना है। रणवीर, क्या तुम हमारा पीछा कर रहे थे? लक्ष्मण चतुर्वेदी ने अचानक पूछा। मैं और तुम्हारा पीछा? क्या तुम इस लायक हो? मुझे तुमसे मिलने के बाद ही लगा था कि तुम गड़बड़ हो, इसलिए मैंने शिखर संसद पर नजर रखने के लिए कुछ लोग भेजे थे, बस इतना ही, रणवीर ने सपाट स्वर में कहा। उसने पिछली मुलाकात के बाद लोग भेजे थे। लक्ष्मण को गहरा धक्का लगा। तुम जानते हो मैंने क्या किया है? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना पसंद करूंगा कि तुमने क्या गुल खिलाए हैं, रणवीर ने ताना मारा। रणवीर की बात सुनकर लक्ष्मण अनिश्चितता में पड़ गया। क्या यह आदमी वाकई जानता था कि वह पर्दे के पीछे क्या कर रहा था? रणवीर, बकवास बंद करो। शिखर संसद के एक बुजुर्ग के रूप में मैं जो भी करता हूं वह उचित और कानूनी है। तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बजाय यहाँ घुसपैठ करने का तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हें बोलने का मौका देना मतलब तुम्हें एक अवसर देना था। चूंकि तुम सहयोग नहीं करोगे तो मरो, रणवीर ने बेरहमी से कहा और फिर कदम दर कदम लक्ष्मण की ओर बढ़ा। उसके शरीर से निकलने वाला खूनी इरादा एक बेजोड़ तेज में बदल गया, जिसने लक्ष्मण को बुरी तरह दबा दिया, जैसे विशाल हथौड़े लगातार नीचे बरस रहे हों। लक्ष्मण का शरीर तुरंत कांपने लगा। अपनी प्राण शक्ति को प्रतिरोध के लिए जुटाने के बाद भी वह इसे झेल नहीं पा रहा था। पुफ, एक ही पल में उसने मुंह से ताजा खून थूक दिया। उसका चेहरा मुर्दे जैसा सफेद हो गया। शिखर संसद की बुजुर्ग परिषद के प्रमुख बुजुर्ग होने के नाते उनकी साधना केवल शक्ति राजा स्तर की बड़ी उपलब्धि पर थी और वे रणवीर से आ रहे दमनकारी तेज को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते थे। अगर रणवीर उन्हें मारना चाहता तो एक विचार ही काफी था। उसने अभी भी उन्हें दबाने के लिए अपने तेज का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि लक्ष्मण खुद सब कुछ कबूल कर ले। आखिरकार वह शिखर संसद का सदस्य था। लक्ष्मण को शिखर संसद को सौंपने से पहले सबूत सुरक्षित करना सबसे अच्छा था। रणवीर, तुम खुलेआम मुझ पर हमला कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम शिखर संसद के साथ मुसीबत मोल लेना चाहते हो, जो एक अक्षम्य अपराध है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुरंत अपना तेज वापस लो। लक्ष्मण ने कठोर चेतावनी दी। चाहे अतीत हो या वर्तमान, तुम्हारी शिखर संसद मुझे आदेश देने के लायक नहीं है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, क्या तुम सब कुछ उगलने वाले हो या नहीं? रणवीर ने बेरहमी से चिल्लाया। ध्वनि की लहर फट पड़ी, जिससे ऐसी तेज हवाएं चली कि वहां मौजूद हर कोई लड़खड़ा गया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। शिखर संसद की गरिमा को खुलेआम ललकारना। सब लोग, मेरा आदेश सुनो, इसे पकड़ लो। लक्ष्मण तुरंत दहाड़ा। अध्याय 346, शिखर संसद के गद्दारों का सफाया। सैकड़ों योद्धा भवन के सदस्य तुरंत रणवीर की ओर दौड़े। उनके शरीरों से भयानक खूनी इरादा फूट पड़ा। शिखर संसद के रक्षक होने के नाते उनकी ताकत काफी थी। लक्ष्मण चतुर्वेदी ने शिखर संसद के साथ गद्दारी की है। क्या तुम सच में मुझ पर हमला करना चाहते हो? रणवीर ने ठंडी आवाज में पूछा।
योद्धा भवन के सदस्य एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर रणवीर की ओर बढ़ते रहे। अच्छा, मैं समझ गया, रणवीर ने उदासीनता से कहा। उनकी प्रतिक्रिया ने साबित कर दिया कि वे जानते थे कि लक्ष्मण ने क्या किया है और फिर भी हमला करना चुना। निस्संदेह उन्होंने खुद को लक्ष्मण के साथ बांध लिया था। चूंकि ऐसी बात है तो मैं शिखर संसद के लिए कचरा साफ कर देता हूँ, रणवीर ने ठंडेपन से कहा। लेकिन उसे इन लोगों के खिलाफ खुद हाथ उठाने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही उसकी आवाज थमी, चारों दिशाओं से लोगों का एक समूह अचानक प्रकट हुआ। यह विक्रम के नेतृत्व में रुद्रधाम के सदस्य थे, जिनका खूनी इरादा उफान पर था। उसी समय अग्नि के नेतृत्व में छाया संप्रदाय के सदस्य भी थे, जो खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। केवल एक बर्फीला इरादा फूट रहा था। खत्म कर दो इन्हें, रणवीर ने आदेश दिया। जी। विक्रम और अग्नि ने तुरंत सहमति जताई और तेजी से योद्धा भवन के सदस्यों की ओर दौड़ पड़े। रणवीर पूरी तैयारी के साथ आया है। लक्ष्मण की नजरें तीखी हो गईं। जब तक वह सदमे में था, लड़ाई शुरू हो चुकी थी। रुद्रधाम की सेना और अग्नि के नेतृत्व में छाया संप्रदाय के सदस्य इन योद्धा भवन के सदस्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। खच खच खच, जोरदार हमलों के तहत लोग लगातार खून की उल्टियां कर रहे थे और मर रहे थे। वे बस एक ही स्तर पर नहीं थे और बिल्कुल भी पलटवार नहीं कर पा रहे थे। रणवीर, जल्दी अपने लोगों को रुकने के लिए कहो। खुलेआम शिखर संसद के सदस्यों को मारने की हिम्मत करना मौत की सजा है। लक्ष्मण दहाड़ा। अगर उसने उन्हें जल्दी नहीं रोका तो उसके आदमी काट दिए जाएंगे। हालांकि मुझे शिखर संसद के काम करने का तरीका पसंद नहीं है, लेकिन ये लोग सड़े हुए कीड़ों के अलावा कुछ नहीं है। शिखर संसद के सदस्य कहलाने के लायक नहीं, रणवीर ने जोर देकर कहा। चाहे जो भी हो, वे सभी शिखर संसद के लोग हैं। अगर तुम उन्हें मारते हो तो तुम न केवल शिखर संसद के दुश्मन बनोगे, बल्कि आर्यावर्त के भी दुश्मन बनोगे। यहाँ तक कि इंद्रप्रस्थ भी तुम्हें नहीं बख्शेगा, लक्ष्मण ने क्रूरता से कहा। क्या तुम इंद्रप्रस्थ का नाम लेकर मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो? रणवीर ने ताना मारा। ये छोड़ो कि इंद्रप्रस्थ मुझे दबा सकता है या नहीं। मैं अभी शिखर संसद के आंतरिक कीड़ों से निपट रहा हूँ। अगर इंद्रप्रस्थ को स्थिति का पता चलता है तो वे वास्तव में मुझे धन्यवाद देंगे। लक्ष्मण की तमाम धमकियों का सामना करते हुए रणवीर पूरी तरह से निडर था। बस कुछ ही पलों में योद्धा भवन के पूरे 100 सदस्यों का पूरी तरह सफाया हो गया था। हर जगह बिखरी हुई लाशों को देखकर लक्ष्मण हक्का बक्का रह गया। उसके होंठों से केवल ठंडी आहें निकल रही थीं। योद्धा भवन के 100 सदस्य, वे सभी विशेषज्ञ थे जिन्हें उसने सावधानी से चुना था और रणवीर से निपटने के लिए ठाकुर मठ के साथ सेना में शामिल होने के लिए दिल्ली लाया था। अब बहुत अच्छा हुआ, उसने ठाकुर मठ की परछाई तक नहीं देखी, लेकिन रणवीर अपने लोगों को ले आया और उसके सभी अधीनस्थों को मार डाला। बुजुर्ग लक्ष्मण, अब हम क्या करें? विवेक डर के मारे कांपने लगा। रणवीर से नजरें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अपनी यह कायरतापूर्ण शक्ल देखो, इसमें डरने की क्या बात है? लक्ष्मण ने कोसा, फिर रणवीर को घूरते हुए बेरहमी से कहा, रणवीर, तुमने शिखर संसद के तहत योद्धा भवन के इतने लोगों को मारा है। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मैं सलाह देता हूं कि तुरंत आत्मसमर्पण कर दो, ताकि तुम्हारे परिवार पर कोई आंच न आए। बात यहाँ तक आ गई है और तुम अब भी मेरे साथ नाटक कर रहे हो। और तुम्हें मेरे परिवार को धमकी देने की हिम्मत किसने दी? रणवीर का स्वर बर्फीला था। फिर उसने आदेश दिया, विक्रम, जाओ इसका हाथ काट दो। जी। विक्रम ने तुरंत सहमति जताई, फिर एक बड़े कृपाण के साथ आगे बढ़ा। लक्ष्मण की नजरें तुरंत तीखी हो गईं। रणवीर, तुम बहुत अहंकारी हो। क्या तुम सच में अपने लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहते? इतनी बकवास क्यों? पहले मुझे तुम्हारा एक हाथ काटने दो, विक्रम ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। गुस्ताख, तुम रुद्रधाम के सिर्फ एक नाग राजा हो, ज्यादा से ज्यादा शक्ति राजा स्तर की साधना। तुम्हें मुझ पर चिल्लाने का क्या अधिकार है? लक्ष्मण गुस्से से लाल हो गया। शक्ति राजा स्तर? हे, तो बेहतर होगा कि तुम आज अपनी कुत्ते वाली आंखें खोलकर ध्यान से देखो। विक्रम शैतानी मुस्कान के साथ हंसा, कुछ ही कदमों में लक्ष्मण के सामने पहुंचा, फिर अपना चौड़ा कृपाण उठाया और उसके हाथ पर जोर से वार किया। शक्तिशाली, दबंग और बेजोड़, ये तेज। लक्ष्मण के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। ये बस ऐसा कुछ नहीं था जो एक शक्ति राजा स्तर का योद्धा छोड़ सके। वह खुद शक्ति राजा स्तर की ताकत रखता था और वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि एक शक्ति राजा स्तर का योद्धा कैसा होना चाहिए। क्या ये शक्ति देव स्तर तक पहुंच गया है? उसने अविश्वास में सोचा, लेकिन उसे जो जानकारी पहले मिली थी वह ये थी कि रुद्रधाम के अष्टनाग राजा सभी शक्ति राजा स्तर की ताकत वाले थे। हालांकि उस जानकारी को प्राप्त किए हुए कुछ समय बीत चुका था, लेकिन वे इतनी जल्दी तो ब्रेक थ्रू नहीं करेंगे, है ना? आखिरकार शक्ति राजा स्तर के ऊपर शक्ति देव स्तर था। आम योद्धाओं के लिए सामान्य शक्ति राजा स्तर ही युद्ध कला के मार्ग का शिखर था। बहुत बहुत कम लोग अंततः शक्ति देव स्तर में प्रवेश कर पाते थे।
ये शक्ति देव स्तर नहीं होना चाहिए। रुद्रधाम के नाग राजा रणवीर नहीं हैं। क्या वे सभी इतने अद्भुत हो सकते हैं? क्या मजाक है? लक्ष्मण के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने निर्णायक रूप से अपना बड़ा हाथ लहराया और एक शक्तिशाली प्राण शक्ति बाहर निकली, जिसने तुरंत एक अभेद्य अवरोध बना लिया। धड़ाम, पलक झपकते ही विक्रम के हाथ का बड़ा कृपाण प्राण शक्ति के अवरोध से टकराया, तुरंत एक अद्वितीय तेज छोड़ा जो चारों दिशाओं में जंगली रूप से फैल गया। फिर वह मोटी प्राण शक्ति तुरंत चकनाचूर हो गई। इसके बाद वह तेज ठंडी धार लक्ष्मण के बड़े हाथ की ओर गिरी। हस, लक्ष्मण ने अचानक सांस खींची। तुम शक्ति देव स्तर तक पहुंच गए हो। उसका स्वर दहशत से भरा था। उसने सोचा था कि यह असंभव है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी वास्तव में शक्ति देव स्तर की साधना रखता था। तुमने समझने में बहुत देर कर दी। विक्रम की आवाज गूंजी। खच, एक दबी हुई आवाज के साथ बड़ा कृपाण लक्ष्मण के हाथ को बांस की कोपल की तरह काटता हुआ निकल गया, एक ही साफ कट, बहुत तेज। ठक, हाथ तुरंत जमीन पर गिर गया, साथ में खून का एक बड़ा फव्वारा भी लाया। आह! लक्ष्मण आश्चर्य और दर्द से चिल्लाया, उसकी गर्दन की नसें फूल गईं। दर्द, बहुत दर्द हुआ। पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा दौड़ गई। बुजुर्ग लक्ष्मण, विवेक दहशत में चिल्लाया, कटे हुए हाथ से निकल रहे खून को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये शिखर संसद की बुजुर्ग परिषद के मुख्य बुजुर्ग थे, शिखर संसद के भीतर एक शीर्ष विशेषज्ञ। अगर वह रणवीर से हारते तो समझ में आता, लेकिन रुद्रधाम के एक नाग राजा द्वारा उनका हाथ काट दिया जाना बहुत चौंकाने वाला था। शक्ति देव स्तर, यह एक दिव्य स्तर का विशेषज्ञ है। विवेक ने खुद से बड़बड़ाया, उसका चेहरा और भी भयावह हो गया। अगर रुद्रधाम के एक नाग राजा में भी शक्ति देव स्तर की ताकत है, तो रणवीर की मौजूदा साधना कितनी भयानक होगी। अकल्पनीय। जल्दी मुझे सब कुछ बताओ, वरना मैं तुम्हें सीधे ऊपर भेज दूंगा। रणवीर चिल्लाया, खूनी इरादा उमड़ रहा था, जो लगभग पूरे रिजॉर्ट को समतल कर देने वाला था। शिखर संसद के मुख्य बुजुर्ग के रूप में तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या अधिकार है? लक्ष्मण दहाड़ा, एक और जो मुझसे अधिकारों की बात कर रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरे पास क्या अधिकार हैं। रणवीर ने तीखेपन से कहा। इस बार विक्रम को कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी, तलवार का इरादा तुरंत फूट पड़ा। सुश सुश सुश, कई तलवार रूपी ऊर्जा सीधे शून्य स्तर को चीरती हुई निकली। खच खच खच, पलक झपकते ही कई दबी हुई आवाजें सुनाई दी। आह! लक्ष्मण लगातार चीखता रहा। उसका दूसरा हाथ और दोनों पैर तलवार रूपी ऊर्जा से छिद गए थे। हालांकि वे अभी भी उसके शरीर से जुड़े थे, लेकिन उसकी नस नाड़ियां पूरी तरह से काट दी गई थीं, जिससे वह एक अपाहिज बन गया था। धप, पैर बेकार होने के बाद लक्ष्मण जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। अधिकार, शक्तिशाली होना ही अधिकार है। आखिरी मौका, बोलो या मरो। रणवीर ने अपना अंतिम अल्टीमेटम जारी किया। उसके पास लक्ष्मण पर बर्बाद करने के लिए धैर्य नहीं था, वह इसके लायक नहीं था। उससे सब कुछ कबूल करवाना सिर्फ शिखर संसद को संभालने के लिए सबूत इकट्ठा करना था, ताकि अराजकता के बीच कोई भी जनमत को भड़का न सके। लेकिन अगर लक्ष्मण वास्तव में न बोलने की जिद पर अड़ा रहा, तो समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी, वह बस उसे मार देगा। अध्याय 347, निराशा। रणवीर, मुझे मारने की कोशिश करो। ठाकुर मठ अगले कुछ दिनों में तुम्हारी जान लेने के लिए दिल्ली आ रहा है। अगर मैं मर भी गया तो ठाकुर मठ तुम्हें मेरे साथ नर्क भेज देगा। लक्ष्मण दहाड़ा। आखिरकार जुबान खोली। रणवीर ने ताना मारा, फिर एक इशारा किया। विक्रम ने लक्ष्मण को एक हाथ से नीचे दबाए रखा और दूसरे हाथ से एक पोर्टेबल वॉइस रिकॉर्डर चालू कर दिया। मुझे बताओ कि तुमने ठाकुर मठ के साथ कैसे सहयोग किया? रणवीर ने पूछा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि ठाकुर मठ तुम्हें मारने के लिए दिल्ली आ रहा है। तुम अभी भी मुझसे सवाल करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान की चिंता नहीं है? लक्ष्मण ने क्रूरता से कहा। तुम सच में तब तक नहीं रोओगे जब तक अपनी अर्थी न देख लो। क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि ठाकुर मठ तुम्हें सुरक्षा दे सकता है? मैं तुम्हें आज औपचारिक रूप से बता दूं, उस हसीन सपने को छोड़ दो, ठाकुर मठ को मैंने पहले ही मिटा दिया है। रणवीर ने ठंडेपन से कहा। क्या कहा तुमने? ठाकुर मठ को तुमने नष्ट कर दिया। लक्ष्मण तुरंत हक्का बक्का रह गया, लेकिन वह तुरंत दहाड़ा। तुम में डिंग हाँकने की बहुत हिम्मत है। ठाकुर मठ साधना लोक की एक प्रमुख ताकत है, जिसकी विरासत हजारों सालों से चली आ रही है और नींव अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। ठाकुर मठ के सामने तुम सिर्फ एक चींटी हो। ये कहने की हिम्मत करना कि तुमने ठाकुर मठ को नष्ट कर दिया, ये बहुत ही हास्यास्पद है। मैं जानता था कि तुम विश्वास नहीं करोगे। रणवीर ने सिर हिलाया, फिर चिल्लाया, विक्रम, उसे वीडियो दिखाओ। जी। विक्रम ने तुरंत अपना फोन निकाला, लक्ष्मण के सामने रखा और एक वीडियो चलाया। लक्ष्मण ने पहले उसे खारिज कर दिया, लेकिन वीडियो में दिखाए गए दृश्य को देखते ही उसने तुरंत एक ठंडी सांस ली, सदमे से लगभग बेहोश हो गया। एक पहाड़ की चोटी पर खंडहरों का ढेर था, हर जगह गाढ़ा काला धुआं फैला हुआ था और जमीन पर अभी भी कुछ लाशें पड़ी थीं।
ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई भीषण युद्ध हुआ हो जिसका परिणाम पूर्ण विनाश था। ये ठाकुर मठ है। लक्ष्मण सिर्फ दृश्य देखकर ही बता सकता था, क्योंकि वह एक बार वहां गया था और चूंकि वह एकमात्र बार था इसलिए उसने बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। लेकिन ठाकुर मठ की शानदार इमारतें अब गायब थीं, पूरी तरह से राख में मिल गई थीं। क्या रणवीर ने सचमुच ठाकुर मठ को नष्ट कर दिया? असंभव। रणवीर, तुम्हें ठाकुर मठ के साथ मेरे संबंध के बारे में पता चल गया होगा और मुझे फंसाने के लिए तुमने जानबूझकर उनके विनाश का वीडियो बनाया है। ये तरीका बहुत ही घटिया है, मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं अभी ठाकुर मठ से संपर्क करूंगा और उन्हें तुम्हें मारने के लिए यहाँ बुलाऊंगा। विवेक, जल्दी मेरा फोन लाओ और कॉल लगाओ। लक्ष्मण चिल्लाया। उसके हाथ पैर बेकार हो चुके थे, उसमें हिलने डुलने की क्षमता नहीं थी। विक्रम उसे रोकना चाहता था, लेकिन रणवीर ने उसे इशारा किया। चूंकि लक्ष्मण विश्वास नहीं कर रहा था, रणवीर ने फैसला किया कि उसे खुद उनसे संपर्क करने की कोशिश करने दें और देखें कि परिणाम कितना निराशाजनक होगा। विवेक ने जल्दी से लक्ष्मण की जेब से फोन निकाला, लेकिन विक्रम की मौजूदगी ने उसे इतना डरा दिया कि फोन जमीन पर गिर गया। उसने हड़बड़ी में उसे उठाया, तुरंत ठाकुर मठ का नंबर ढूंढा और डायल किया। इस पल विवेक के दिल की घबराहट आखिरकार गायब हो गई। ये ठाकुर मठ को कॉल थी। जब तक ठाकुर मठ रणवीर को मारने आता, रणवीर मर चुका होता। रणवीर, जब तक ठाकुर मठ ने जवाब नहीं दिया है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, तुम घुटने टेककर अपनी गलती मान लो। लक्ष्मण ने उकसाते हुए चिल्लाया। रणवीर ने बस उपहास किया, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तुम अपने घुटनों पर हो, लेकिन तुम्हारी जुबान अभी भी चल रही है। क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा? विक्रम ने एक जोरदार तमाचा सीधे लक्ष्मण के चेहरे पर मारा। पुफ पुफ, खून तुरंत बेतहाशा बाहर निकला और कई दांत बाहर उड़ गए। अगर तुम में हिम्मत है तो बस मुझे मार डालो, तुम लोग वैसे भी मरने वाले हो। हाँ हाँ। लक्ष्मण पागलों की तरह हंस पड़ा, लेकिन ठीक उसी पल उसके चेहरे के भाव अचानक जम गए। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वह अभी उपलब्ध नहीं है। फोन से एक रोबोटिक आवाज आई। बुजुर्ग लक्ष्मण, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। विवेक के चेहरे का रंग बुरी तरह बदल गया। नहीं, असंभव, ये नंबर खास तौर पर ठाकुर मठ से संपर्क करने के लिए है, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लक्ष्मण लगातार सिर हिलाता रहा। कॉल करो, कॉल करते रहो, वह पागलों की तरह चिल्लाया। विवेक कोशिश करता रहा। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वह अभी उपलब्ध नहीं है। ... जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वह अभी उपलब्ध नहीं है। ... फोन से आ रही लगातार मशीनी आवाज को सुनकर विवेक का पूरा शरीर कांप रहा था। ठाकुर मठ, कहीं सचमुच रणवीर ने उसे नष्ट तो नहीं कर दिया? लक्ष्मण पूरी तरह से हताश हो चुका था, उसका चेहरा मुर्दे जैसा सफेद था। जैसा कि उसने कहा था, ठाकुर मठ द्वारा दिया गया नंबर विशेष रूप से उससे संपर्क करने के लिए था। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जिसमें वह कनेक्ट न हो। यह निस्संदेह साबित करता था कि ठाकुर मठ वास्तव में खत्म हो चुका था। ये सोचते ही लक्ष्मण के दिल में उम्मीद की आखिरी किरण पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और वह सन रह गया। वह ठाकुर मठ था, साधना लोक की एक प्रमुख शक्ति, जिसकी विरासत 1000 साल से अधिक पुरानी थी। सिर्फ गुप्त घाटी और तमस संप्रदाय, जिनका ठाकुर मठ समर्थन करता था, आर्यावर्त की सत्ता को उखाड़ फेंकने की ताकत रखते थे। फिर भी ठाकुर मठ मुख्यालय को रणवीर ने नष्ट कर दिया था। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। मूल रूप से ठाकुर मठ ने उसके साथ अगले 2 दिनों के भीतर रणवीर को मारने के लिए दिल्ली आने पर सहमति व्यक्त की थी, इसलिए वह उत्सुकता से अपने आदमियों को यहाँ लाया था। इसके बजाय उसे जो मिला वह ये था कि रणवीर उसके दरवाजे पर आ गया, ठाकुर मठ के विनाश की खबर लेकर। लक्ष्मण को लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व फटने वाला है, वह बस इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। कबूलना जारी रखो, रणवीर ने उदासीनता से कहा। अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं तो क्या तुम मेरी जान बख्श सकते हो? लक्ष्मण ने पूरी तरह से अपना जोश खो दिया था। वह किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति की तरह कमजोर और नाजुक लग रहा था। पहले बोलो, रणवीर ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। लक्ष्मण का चेहरा काला पड़ गया। वह जानता था कि अब वह रणवीर के साथ सौदेबाजी करने की स्थिति में नहीं है, केवल ईमानदारी से सहयोग ही बचने का मौका दे सकता था। कई साल पहले ठाकुर मठ ने मुझे ढूंढा और मुझसे शिखर संसद को नियंत्रित करने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ साधना तकनीकें और औषधीय गोलियां दी। चूंकि मैं भी शिखर संसद का प्रमुख बनना चाहता था, मैं विरोध नहीं कर सका और सहमत हो गया। मैं इन सभी वर्षों में एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, जब तक कि मैंने सुना कि तुम्हारे रायचंद परिवार के पास एक मणि थी। मैं चैन से नहीं बैठ सका। एक बार जब मैं मणि में महारत हासिल कर लेता तो मुझे राष्ट्र भाग्य मानचित्र प्राप्त करने की उम्मीद होती। राष्ट्र भाग्य मानचित्र मेरे हाथों में होने से ठाकुर मठ की शक्ति के साथ मिलकर मुझे शिखर संसद को नियंत्रित करने या यहाँ तक कि पूरे इंद्रप्रस्थ शाही परिवार को नियंत्रित करने की चिंता क्यों होती? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सालों की योजना अंततः विफल हो जाएगी।
ये बोलते हुए लक्ष्मण का चेहरा दुख से भर गया। आज का परिणाम कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं माफी मांगता हूँ, मेरी गलती है। मिस्टर रायचंद, कृपया मेरी जान बख्श दें। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जिनसे तुम्हें वास्तव में माफी मांगनी चाहिए वे हैं शिखर संसद, जिसने तुम पर इतनी उम्मीदें लगाईं, शाही परिवार जिसने शिखर संसद को इतना महत्व दिया, और यहाँ तक कि पूरा आर्यावर्त। जब शिखर संसद की स्थापना हुई थी तो ये राष्ट्र की खातिर और आर्यावर्त के नागरिकों की रक्षा के लिए थी। फिर भी तुमने तख्तापलट करने के लिए ठाकुर मठ के साथ मिलीभगत की। तुमने शिखर संसद के पैतृक सिद्धांतों और आम लोगों को कहाँ रखा? रणवीर ने उससे बार बार सवाल किया। लक्ष्मण निशब्द था। क्या वह सब रिकॉर्ड हो गया? रणवीर ने विक्रम से पूछा। रिपोर्टिंग हॉल मास्टर, ये सब रिकॉर्ड हो गया है, विक्रम ने जवाब दिया। ठीक है लक्ष्मण चतुर्वेदी, तुम अपनी राह पकड़ो, रणवीर ने ठंडेपन से कहा। नहीं, लक्ष्मण तुरंत उत्तेजित हो गया। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। क्या तुम मुझे बख्श नहीं सकते? इसके अलावा अगर मैं दोषी भी हूं तो मेरे भाग्य का फैसला करना शिखर संसद का काम है, तुम्हारा मुझे मारना नहीं। मेरा शुरू में इरादा था कि तुम्हारे सब कुछ कबूल करने के बाद तुम्हें कार्यवाही के लिए शिखर संसद को सौंप दूं, लेकिन तुम मौका भुनाने में विफल रहे, इसलिए मैंने बहुत पहले ही अपना मन बदल लिया। इसके अलावा मेरे जीवन में मैं जिसे मारना चाहता हूं उसे मारता हूं। आर्यावर्त को तुमने जो नुकसान पहुंचाया है उसे देखते हुए शिखर संसद की ओर से तुम्हें मृत्युदंड देने में क्या गलत है? रणवीर के बोलने के बाद उसने तुरंत अपना बड़ा हाथ लहराया और तलवार रूपी ऊर्जा की एक लकीर संघनित हो गई। वूश! भयानक तलवार रूपी ऊर्जा तुरंत लक्ष्मण की ओर उड़ गई। अध्याय 348 शिखर संसद के विद्रोह का दमन। नहीं, लक्ष्मण चिल्लाया। खच! अचानक एक दबी हुई आवाज और फिर सन्नाटा। लक्ष्मण की पूरी छाती तलवार रूपी ऊर्जा से तुरंत छिद गई और उसके अंदरूनी अंग हर जगह बिखर गए। बाद में शिखर संसद को रिपोर्ट करने के लिए लाश छोड़ना अच्छा रहेगा, वरना रणवीर की विनाशकारी शक्ति से वह सीधे लक्ष्मण के शरीर का चूरा बना सकता था। बुजुर्ग लक्ष्मण! विवेक चिल्लाया, उसकी आवाज कांप रही थी। बुजुर्ग लक्ष्मण को मरते हुए देखना बहुत चौंकाने वाला था। आसपास देखते हुए वह अकेला बचा था, बाकी सब मर चुके हैं। चलो अपना हिसाब भी पूरा कर लें। तभी अचानक एक आवाज आई। विवेक का दिल दहल गया। उसने तेजी से ऊपर देखा और रणवीर की नजरों से टकराया। डर के मारे तुरंत अपना संतुलन खो बैठा। मुझे पता है कि तुम्हारे पिता विश्वनाथ सिंह हैं, गुप्त घाटी के सदस्य। तुम बहुत समय से मुझे मारना चाहते थे, है ना? रणवीर ने ठंडेपन से कहा। धप! विवेक तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। धप धप धप! उसने तुरंत पागलों की तरह माथा रगड़ना शुरू कर दिया। मिस्टर रायचंद, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पिता ने जो कुछ भी किया वह केवल उनका अपना फैसला है। कृपया मेरी जान बख्श दें। तुम काफी बेकार बेटे हो, अपनी जान बचाने के लिए अपने ही पिता को त्याग रहे हो। विक्रम ने मजाक उड़ाया। मैं लंबे समय से उस पुराने बदमाश विश्वनाथ सिंह के संपर्क में नहीं हूं क्योंकि हमारे विचार मेल नहीं खाते थे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह गुप्त घाटी में शामिल होगा और आर्यावर्त को उखाड़ फेंकने का प्रयास करेगा। मैं शिखर संसद का सदस्य हूं और मेरा आजीवन कर्तव्य आर्यावर्त की रक्षा करना है। अगर मैं उसे पकड़ लेता हूं तो मैं उसे तुरंत मार दूंगा, विवेक ने माथा टेकते हुए कहा और अपना नाम साफ करने की कोशिश की। वह सारी कड़वी बातें जो उसने पहले निजी तौर पर कही थीं, अब पूरी तरह से भुला दी गई थीं। अपने पिता के लिए कैसा बदला? वह बस ये पता लगाना चाहता था कि जिंदा कैसे बचा जाए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ? रणवीर ने ठंडेपन से कहा, फिर आदेश दिया, विक्रम इसे ऊपर भेजो। जी। विक्रम तुरंत सहमत हो गया, फिर अपनी तलवार के साथ विवेक की ओर बढ़ा। रणवीर को विवेक की सारी जानकारी पता थी, वह उसकी बातों पर आसानी से कैसे विश्वास कर सकता था। तलवार की नोक के जमीन पर रगड़ने की शशश आवाज सुनकर विवेक का दिल डर के मारे लगभग उसकी छाती से बाहर आ गया। मिस्टर रायचंद, मैं गलत था, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ, कृपया मेरी जान बख्श दें। अब से मैं आपको पापा भी कह सकता हूँ। जीवित रहने के लिए विवेक ने पूरी तरह से अपनी सारी शर्म त्याग दी। तुम्हारे जैसे कपूत के साथ जो भी तुम्हारा बाप बनेगा वह बदकिस्मत होगा। इसके अलावा मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूँ, मुझे तुम्हारे बताने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारे गुरु आचार्य महावीर की खातिर मैं तुम्हें, इस बागी छात्र को, मृत्युदंड दूंगा। रणवीर के बोलने के बाद विक्रम पहले ही विवेक के सामने आ चुका था। उसने फिर अपनी बड़ी तलवार उठाई और जोर से नीचे मार दी। खच! एक दबी हुई आवाज के साथ विवेक का सिर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें मौत के बाद भी खुली रहीं, उसे शांति नहीं मिली। यहाँ की सभी लाशों को शिखर संसद भेज दो, साथ ही रिकॉर्डिंग पेन मत भूलना, उसे भी साथ भेज देना।
मैंने इस बार इन लोगों से निपटने में शिखर संसद की मदद की है, लेकिन मुझे उन्हें भविष्य में अपने आंतरिक कर्मियों पर ध्यान देने के लिए एक चेतावनी भी देनी है, रणवीर ने निर्देश दिया। जी, विक्रम ने सिर हिलाया। एक और बात है, शिखर संसद में कुछ लोग अभी भी नजरबंद हैं। रुद्रधाम के सदस्यों को, जो अभी भी शिखर संसद की निगरानी कर रहे हैं, उनकी मदद करने की व्यवस्था करो। एक बार आचार्य महावीर और अन्य सुरक्षित हो जाएं, तो मुझे विश्वास है कि शिखर संसद में बचे हुए गद्दार खुद ही संभल जाएंगे। समझ गया, विक्रम ने जवाब दिया, तेजी से अपने आदमियों को मामले को संभालने के लिए ले गया। अंत में रणवीर ने कुछ लोगों को यहां लाशों को ठिकाने लगाने का निर्देश दिया। रणवीर के जाने के कुछ ही देर बाद शिखर संसद की रखवाली के लिए जिम्मेदार रुद्रधाम के सदस्य शिखर संसद के भीतर दिखाई दिए और तुरंत आचार्य महावीर और अन्य लोगों को बचाया जो नजरबंद थे। जहां तक विरोध करने वालों की बात है, उन सभी को मार डाला गया। और आचार्य महावीर और अन्य लोगों के सामने आने के बाद रुद्रधाम दस्ते के नेता ने उन्हें कुछ खबरें दी। लक्ष्मण चतुर्वेदी और अन्य गद्दारों को मार दिया गया है। अभी भी कुछ गद्दार थे जिनसे उनके शिखर संसद को खुद निपटना था। ये खबर सुनकर आचार्य महावीर और अन्य बेहद हैरान रह गए। क्या मैं आपकी पहचान जान सकता हूँ? रुद्रधाम नेता ने दृढ़ता से कहा। हमारे हॉल मास्टर ने कहा कि शिखर संसद के मामलों को शिखर संसद द्वारा ही सुलझाया जाना चाहिए। यदि मदद की आवश्यकता हो तो बस पूछें। इन शब्दों को छोड़ने के बाद रुद्रधाम के सदस्य तुरंत बिना किसी निशान के गायब हो गए। रुद्रधाम, आचार्य महावीर और अन्य तुरंत चौंक गए। रुद्रधाम की भागीदारी का मतलब था कि रणवीर खुद कार्रवाई कर रहा था, जिसका मतलब था कि रणवीर शिखर संसद की मदद कर रहा था। ये सोचकर आचार्य महावीर और अन्य के चेहरों पर कृतज्ञता के भाव आ गए। हालांकि आचार्य महावीर को जो नहीं पता था वह ये था कि चूंकि रणवीर ने लक्ष्मण चतुर्वेदी को मार दिया था, क्या वह पहले ही कालनगर जा चुका था? और कालनगर की वह मणि अब कहाँ थी? उनके पास बहुत सारे सवाल थे। नजरबंदी के दौरान उन्हें बाहरी दुनिया में क्या हो रहा था, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था। सबसे जरूरी काम अवसर का लाभ उठाना और शिखर संसद के भीतर सभी गद्दारों को खत्म करना था। इस दिन से शिखर संसद ने एक आंतरिक सफाई अभियान शुरू किया। आंतरिक दुश्मनों को खत्म करने के लिए तूफानी तरीकों का इस्तेमाल किया। स्थिति की रिपोर्ट इंद्रप्रस्थ को भी दी गई, जिससे कुछ समय के लिए राजनीतिक हलकों में काफी हलचल मची रही। हालांकि इन मामलों का रणवीर से कोई लेना देना नहीं था। लक्ष्मण को खत्म करने के बाद से रणवीर शिखर संसद की स्थिति पर नजर रख रहा था, लेकिन उसका हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। ये शिखर संसद का आंतरिक संघर्ष था। जब तक यह आर्यावर्त की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं था, रणवीर कदम नहीं बढ़ाएगा। उसे भरोसा था कि आचार्य महावीर और अन्य बाकी मामलों को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। अगर वे इसे भी नहीं संभाल सकते तो शिखर संसद के अस्तित्व में रहने का कोई कारण नहीं था। पिछले कुछ दिनों में रणवीर घर पर ही था। ठाकुर मठ को नष्ट करने के बाद उसका जीवन थोड़ा अधिक आरामदेह था। हालांकि इस वजह से रणवीर का दिल शांत नहीं हुआ। अभी भी अनंत अंधेरा परछाइयों में छिपा हुआ था, उस पर लालची नजरें गड़ाए हुए। चूंकि उन्होंने डार्क वेब पर उसका नाम जारी करने की हिम्मत की थी, वे निश्चित रूप से उसे मारने आएंगे। अन्यथा अनंत अंधेरा खुद अपनी साख खो देगा। हालांकि अनंत अंधेरा बेहद शक्तिशाली था। रणवीर ने अब उन्हें अपने दिल में गंभीरता से नहीं लिया। अगर अनंत अंधेरा आने की हिम्मत करता तो वह बस उन्हें मार देता। वह इन पिछले कुछ दिनों में जिस पर विचार कर रहा था वह जानकारी थी जो उसे पवित्र आश्रम के डीन कुलपति मुरारी से मिली थी। 6 महान प्राचीन कुलों में से 5 महान परिवारों का उन बाहरी लोगों को उस समय तैयार करने का उद्देश्य क्या था? और क्या पूर्व देश का रायचंद परिवार वास्तव में शर्मा प्राचीन कुल द्वारा नियंत्रित एक गुलाम अस्तित्व है? अब पूरी कहानी समझने के लिए वह केवल जाकर भैरव ओबरॉय से पूछ सकता था। हालांकि रणवीर ने अभी तक प्रस्थान के विशिष्ट समय का फैसला नहीं किया था। वह पिछले कुछ दिनों से पिशाच विष ग्रंथ का अध्ययन कर रहा था। इस दिन तक रणवीर ने अपने अध्ययन कक्ष में पिशाच विष ग्रंथ का पाठ नीचे रखा और उसकी आंखों में एक तीखी चमक दिखाई दी। जैसी उम्मीद थी 7 महान विधियों में से एक की, ये वास्तव में शक्तिशाली है। ये पिशाच विष ग्रंथ 2 भागों में विभाजित था। पहला साधना विधि थी जो दुनिया की यिनशा ऊर्जा को निगलने पर जोर देती थी। अंततः पैतृक ओझा स्वर्ण शरीर को परिष्कृत करती थी। जनार्दन ठाकुर ने शायद अनगिनत सूखे कंकालों से सीधे यिनशा ऊर्जा को अवशोषित किया था, या शायद जीवित लोगों की महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्त को भी, ताकि साधना की सफलता तेजी से प्राप्त हो सके। ऐसे तरीके निस्संदेह क्रूर थे। हालांकि सामान्य साधना के साथ भी लगातार यिनशा ऊर्जा को निगलना एक स्वस्थ व्यक्ति को बेहद उदास बनाने के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए रणवीर का अस्थायी रूप से इस विधि की साधना करने का कोई इरादा नहीं था। पिशाच विष ग्रंथ का दूसरा भाग जहर को परिष्कृत करने की कला पर केंद्रित था, जिसमें जहर बनाना और कुछ शातिर चालों की साधना करना शामिल था। रणवीर को इनमें भी कोई दिलचस्पी नहीं थी।
पिशाच विष ग्रंथ उसकी साधना के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन यह अभी भी एक शक्तिशाली साधना तकनीक थी जिसे उसने अस्थायी रूप से अपने पास रखा। जैसे ही रणवीर अध्ययन कक्ष से बाहर आया, विक्रम कुछ कदमों में चलकर आया। हॉल मास्टर, आप आखिरकार बाहर आ गए, क्या कोई बात है? रणवीर ने पूछा। अध्याय 349, शिखर संसद का आगमन। कुछ बड़ा नहीं, बस आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि शिखर संसद ने 5 दिनों की आंतरिक सफाई पूरी कर ली है, सभी दुश्मनों को नष्ट कर दिया है। उसी समय प्रमुख ने भी रिपोर्ट के लिए लोगों का इंद्रप्रस्थ में नेतृत्व किया। इंद्रप्रस्थ थोड़ा नाराज लग रहा है। भले ही शिखर संसद अब शांत हो जाए, लेकिन संभावना है कि यह कुछ सजा से नहीं बच पाएगा। आखिरकार उन्होंने पहले से इतने सारे आंतरिक दुश्मनों का पता नहीं लगाया। शिखर संसद के लिए सजा अच्छी बात है ना? अपनी विशेष प्रकृति के कारण वे पिछले कुछ वर्षों में बहुत शांति से रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वे भविष्य में अधिक सतर्क रह सकते हैं, रणवीर ने उदासीनता से कहा। वैसे विक्रम, तुम सही समय पर मेरे पास आए। मुझे बस तुम्हें कुछ बताना था। कृपया बोलें, हॉल मास्टर। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जांच करने में मेरी मदद करो और देखो कि इस नक्शे पर वर्णित इलाका कहाँ है। रणवीर ने एक नक्शा निकाला जिसे उसने ठाकुर मठ के गुप्त कक्ष से प्राप्त किया था। ठीक है, विक्रम ने नक्शा लिया और तुरंत चला गया। रणवीर उम्मीद से भरा था। चूंकि जनार्दन ठाकुर ने इस नक्शे और पिशाच विष ग्रंथ को एक ही गुप्त कक्ष में रखा था, इसलिए यह असाधारण होना चाहिए। वह बस यह नहीं जानता था कि इसमें क्या राज छिपे थे। अगले 2 दिनों तक दिल्ली शहर शांत रहा, लेकिन साधना लोक में एक बहुत बड़ा तूफान बन रहा था। ठाकुर मठ के विनाश की खबर फैल गई थी, जिसने सीधे आर्यावर्त के साधना लोक को चौंका दिया। ठाकुर मठ एक ताकत के रूप में साधना लोक में किसी के लिए भी अपरिचित नहीं था। ये पश्चिमी महाद्वीप में एक रहस्यमय शक्ति थी जिसकी विरासत 1000 साल से अधिक पुरानी थी, जो पिशाच विश्वविद्या में कुशल थी और किसी ने उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की। फिर भी वे किसी के द्वारा सीधे नष्ट कर दिए गए, जो बहुत भयानक था। यहाँ तक कि पश्चिमी साधना लोक भी इससे हैरान था। साधना लोक की ताकतें पहले से ही विश्व स्तर पर शीर्ष अस्तित्व थी, अंधार जगत के 3 महान निषिद्ध भूमि से कहीं अधिक शक्तिशाली। आखिर यह कदम किसने उठाया? जैसे ही वैश्विक साधना लोक चर्चा से गूंज रहा था, एक खबर तेजी से आई। जिसने ठाकुर मठ को समतल किया वह रणवीर रायचंद है, रुद्रधाम का हॉल मास्टर। रणवीर रायचंद, ये नाम सुनते ही साधना लोक एक बार फिर उबल पड़ा। जो ठाकुर मठ को नष्ट करने में सक्षम था, उसे कम से कम साधना लोक के भीतर एक ताकत या एक मजबूत व्यक्ति होना चाहिए था। फिर भी वह रणवीर निकला। हालांकि वह वैश्विक योद्धा जगत में पहले से ही बहुत प्रसिद्ध था, खासकर कालसागर और देवलोक, 2 महान निषिद्ध भूमि को समतल करने के बाद उसकी प्रतिष्ठा एक झटके में अपने चरम पर पहुंच गई। लेकिन आखिरकार वह एक धर्मनिरपेक्ष योद्धा था और उसके द्वारा स्थापित रुद्रधाम, जिसे दुनिया में नंबर 1 शक्ति के रूप में सराहा गया था, केवल धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र के भीतर था। वह ठाकुर मठ को कैसे समतल कर सकता था? यह अविश्वसनीय था। हालांकि जब कुछ अंदरूनी जानकारी उजागर हुई, उदाहरण के लिए रणवीर पर कालसागर में घात लगाकर हमला किया गया था और वह 10 दिनों से अधिक समय तक गायब रहा, जिससे दुनिया को विश्वास हो गया कि वह मर चुका है। और जिन्होंने उस पर घात लगाकर हमला किया था वे ठीक ठाकुर मठ के लोग थे। इस रंजिश के साथ ठाकुर मठ को नष्ट करने की रणवीर की कार्रवाई पर विश्वास करना ही पड़ा। रणवीर के जीवित लौटने के बाद वह लगातार युद्ध की स्थिति में था। नवयुग राष्ट्र के मेहता परिवार से लेकर रायली परिवार, नागपाल परिवार और अब ठाकुर मठ तक रणवीर स्पष्ट रूप से बदला ले रहा था। इस तरह गणना की जाए तो ठाकुर मठ का विनाश स्वाभाविक ही था। जो आश्चर्यजनक था वह ये था कि ठाकुर मठ आखिरकार एक साधना लोक शक्ति थी और बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, जिसके पास गहरी नींव थी। उन नींवों से रुद्रधाम की 10 लाख की सेना नहीं निपट सकती थी। साफ शब्दों में कहें तो रणवीर का ठाकुर मठ का विनाश रणवीर पर ही निर्भर रहा होगा। ठाकुर मठ के उस्तादों को मारने के लिए भारी शक्ति के बिना चाहे कितने भी साधारण कर्मी जाते, वे सभी मारे जाते। लेकिन यह और भी आश्चर्यजनक था, ठाकुर मठ के उस्तादों को मारने के लिए रणवीर कितना शक्तिशाली होगा। और सबसे मजबूत ठाकुर मठ प्रमुख। जैसे जैसे अनगिनत खबरें फैली, रणवीर की प्रतिष्ठा निस्संदेह और भी उच्च स्तर पर पहुंच गई। इस बार ठाकुर मठ के विनाश के कारण रणवीर ने साधना लोक में भी जगह बना ली। यहाँ तक कि कुछ प्राचीन शक्तियां जो शायद ही कभी बाहरी मामलों से खुद को जोड़ती थीं और पहाड़ों की गहराई में रहने वाले एकांतवासी शक्तिशाली व्यक्ति इस वजह से सक्रिय हो गए। पूर्व देश दिल्ली। रणवीर साधना लोक में मची हलचल को लेकर चिंतित नहीं था। मौजूदा शांति का फायदा उठाते हुए उसने हर दिन रूही के साथ खेलते हुए बिताया। अनन्या हाल ही में उतनी व्यस्त नहीं थी। कंपनी का कारोबार रातों रात पटरी पर आ गया था और वह कभी कभी घर पर ज्यादा समय बिताती थी। तीनों का परिवार कई जगहों पर खेलने गया। रणवीर ने अनन्या के साथ उसके दादा मोहनलाल शर्मा से मिलने के लिए भी समय निकाला।
बुजुर्ग अभी भी काफी तंदुरुस्त थे। अनन्या शर्मा ने अंततः शर्मा परिवार की संपत्तियों को संभाल लिया। गनीमत थी कि वे सभी स्थापित व्यवसाय थे, हर पहलू में बहुत परिपक्व, इसलिए उसे आमतौर पर ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती थी। चूंकि उनके बेटे नालायक थे, मोहनलाल शर्मा अब अनन्या को सबसे ज्यादा चाहते थे, रणवीर को अपने पोते की तरह मानते थे। वह विशेष रूप से रूही को प्यार करते थे, उसे बहुत लाड़ प्यार देते थे। मोहनलाल शर्मा को आंगन में रूही के साथ खेलते हुए देखकर रणवीर और अनन्या दरवाजे के पास बैठे थे। दोनों के चेहरों पर हल्की मुस्कान थी। रणवीर, मुझे अचानक बहुत लकी महसूस हो रहा है, अनन्या ने मुस्कान के साथ कहा। अचानक ये भावना क्यों? रणवीर ने पूछा। क्योंकि तुम मुझे मिले, अनन्या ने अपना चेहरा घुमाया। उसके खूबसूरत बाल उसके कानों के पीछे दब गए, एक झरने की तरह उसके महकते कंधों पर गिर रहे थे। उसकी मोहक आंखें रणवीर को निहार रही थीं, एक मुस्कान में डूबी हुई, जैसे सितारों की रोशनी से चमक रही हूं। क्योंकि मैं तुमसे मिली, मैं भाग्यशाली हूं। अनन्या के शब्द एक कोमल हवा की तरह रणवीर के दिल में उतर गए। ये बहुत सुकून देने वाला था, लेकिन दिल तोड़ने वाला भी। अनन्या, दरअसल मुझसे मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैंने तुम्हें और हमारी बच्ची को रामपुर में इतना कष्ट दिया। जब भी वह उन बातों के बारे में सोचता, रणवीर का दिल ऐसा महसूस करता जैसे उसे चाकू से मरोड़ा जा रहा हो। वे सब पुरानी बातें हैं, अब खुद को दोष मत दो। और कई लोगों की तुलना में वह थोड़ी सी कठिनाई कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इतना कुछ झेलने के बाद क्या यह अच्छा नहीं है कि हम अंततः साथ रह सकें? अनन्या ने उसे दिलासा दिया। वह बहुत संतोषी व्यक्ति थी इस जीवन में, जब तक वह उस व्यक्ति के साथ रह सकती थी जिससे वह प्यार करती थी। चाहे उसने कितनी भी कठिनाई सही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और अब उसके पास सब कुछ था। अनन्या, शुक्रिया, रणवीर ने आभार व्यक्त करते हुए कहा। दुनिया में चलने वाले एक आदमी को ऐसी खूबसूरत महिला के साथ इस जीवन में कोई पछतावा नहीं है। तो तुम्हें जिंदगी भर मेरा शुक्रिया अदा करना होगा और तुम्हें मेरे साथ बुरा व्यवहार करने की इजाजत नहीं है। अनन्या खिलखिलाकर हंसी, फिर रणवीर की बांह को गले लगा लिया, जैसे डर रही हो कि वह भाग जाएगा। एक जन्म कैसे काफी हो सकता है? 10 जन्म, अनगिनत जन्म। रणवीर ने शंकर काका से मिलने के लिए भी समय निकाला। चूंकि उनका शरीर ठीक हो गया था, शंकर काका की साधना उनके पिछले स्व से आगे निकल गई थी। अब जोश से भरे हुए रणवीर को अपने परिवार के साथ देखकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत दीवान जी को एक शानदार दावत पकाने की व्यवस्था करने के लिए कहा। रणवीर के साथ जी भरकर पीने की जिद की। कई दिनों के अवकाश के बाद इस खास सुबह अनन्या गाड़ी चलाकर कंपनी गई और रणवीर ने रूही को बालवाड़ी छोड़ दिया। वह अभी घर लौटा ही था कि विक्रम तेजी से अंदर आया। हॉल मास्टर, कोई आपको ढूंढ रहा है। कौन? लोकनाथ लांबा, आचार्य महावीर, विक्रम ने रिपोर्ट की। शिखर संसद के लोग। रणवीर ने मन ही मन सोचा। वह आचार्य महावीर से बहुत परिचित था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लोकनाथ लांबा भी आएंगे। ये ठीक शिखर संसद के प्रमुख थे। वे मेहमान हैं, तो चलो बाहर चलकर उनका स्वागत करते हैं, रणवीर ने कहा। वह फिर बाहर गया, जहां मुख्य प्रवेश द्वार पर एक कमर्शियल गाड़ी के पास 2 बुजुर्ग आकृतियां प्रमुखता से खड़ी थीं। उनमें से एक आचार्य महावीर थे और दूसरे एक असाधारण आभा वाले साफ सुथरे कपड़े पहने चांदी जैसे बालों वाले बुजुर्ग, ठीक शिखर संसद के प्रमुख लोकनाथ लांबा थे। प्रमुख लांबा, बुजुर्ग महावीर, आप कैसे हैं? रणवीर ने आवाज दी। अध्याय 350, एक और छिपा हुआ कारण। मिस्टर रायचंद। आचार्य महावीर तुरंत मुस्कुराए। कमांडर रायचंद। लोकनाथ लांबा ने भी आवाज लगाई। मैंने कमांडर के पद से बहुत पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अध्यक्ष लांबा को मुझे उस नाम से बुलाने की जरूरत नहीं है, बस मेरे नाम से बुलाएं, रणवीर रायचंद ने उदासीनता से कहा। लोकनाथ लांबा के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी, क्योंकि उन्होंने ही यह घोषणा की थी कि रणवीर ने कमांडर पद से इस्तीफा दे दिया है और अब एकांतवास में रहेंगे। हॉल मास्टर रायचंद, मैंने गुस्ताखी की, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लोकनाथ लांबा ने गंभीरता से कहा। विक्रम हैरान था। हालांकि हॉल मास्टर ने उस समय शिखर संसद में हंगामा मचाया था और उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन शिखर संसद के अध्यक्ष का हॉल मास्टर से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना, वो भी सिर्फ एक वाक्य के कारण, थोड़ा अविश्वसनीय था। अध्यक्ष लांबा, आप बात को बढ़ा रहे हैं। चूंकि मैं अब सेना का सदस्य नहीं हूं, इसलिए आपका मुझे उस तरह से संबोधित करना अनुचित है, रणवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आप सही कह रहे हैं, लोकनाथ लांबा ने सिर हिलाया। कृपया अंदर आएं और बैठें, आप दोनों, रणवीर ने आमंत्रित किया। आचार्य महावीर और लोकनाथ लांबा फिर विला में दाखिल हुए। रणवीर ने लिविंग रूम में उनका स्वागत किया और फिर विक्रम को उनके लिए चाय लाने का निर्देश दिया। क्या मैं जान सकता हूं कि आप दोनों इतनी दूर से क्यों आए हैं? रणवीर ने सीधे पूछा। मुख्य रूप से मिस्टर रायचंद को धन्यवाद देने के लिए, लोकनाथ लांबा ने अपना संबोधन बदल दिया। अगर आपकी मदद नहीं होती तो शिखर संसद शायद दुष्टों के हाथों में चला जाता। उस समय पूरे आर्यावर्त को भारी खतरे का सामना करना पड़ता।
बिल्कुल सही। आचार्य महावीर ने भी सहमति में सिर हिलाया। मिस्टर रायचंद, आपने इस दौरान जो कुछ भी किया है, शिखर संसद में आंतरिक कलह को शांत करने के बाद हमने सब कुछ पूरी तरह से समझ लिया है। ये सचमुच अविश्वसनीय है। जब उन्हें पहली बार रुद्रधाम के सदस्यों द्वारा बचाया गया था, आचार्य महावीर को कोई अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या हो रहा था। जब शिखर संसद धीरे धीरे स्थिर हुआ, तब जाकर उन्हें पता चला कि उस दौरान क्या क्या हुआ था। खासकर यह जानने के बाद कि रणवीर ने 2 वर्जित भूमियों को नष्ट कर दिया था, वे इतने हैरान थे कि उन्होंने कई बार इसकी पुष्टि की। यहाँ तक कि अध्यक्ष लांबा की भी सांसें थम गई थी, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। कालसागर और देवलोक, ये सभी दुनिया की वर्जित भूमियां थीं। वर्जित भूमि का मतलब क्या था? जहां इंसानों का जाना मना था, वह स्थान जहां जीवन वर्जित था। फिर भी पलक झपकते ही वे राख के ढेर में बदल गए। कितनी आश्चर्यजनक बात थी। बाद में उन्होंने सुना कि रणवीर पर शक्तिशाली विशेषज्ञों ने घात लगाकर हमला किया था और वे वापस लौटने से पहले आधे महीने से अधिक समय तक गायब रहे, जिससे उन्हें भी डर का एहसास हुआ। गनीमत थी कि रणवीर वापस आ गए, वरना शिखर संसद अभी भी खतरे में होता। वैसे ये सचमुच अप्रत्याशित है कि लक्ष्मण चतुर्वेदी ठाकुर मठ के साथ सहयोग करेगा। अगर मिस्टर रायचंद ने ठाकुर मठ को नष्ट नहीं किया होता, तो भले ही लक्ष्मण चतुर्वेदी को वह लॉकेट न मिला होता, फिर भी उसने शिखर संसद को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाने की हिम्मत की होती। उस स्थिति में निश्चित रूप से लोगों की जान जाती। शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोकनाथ लांबा ने राहत की सांस लेते हुए कहा। रणवीर ने रुद्रधाम के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग पेन भेजा था, उसमें लक्ष्मण चतुर्वेदी के सभी कबूलनामे स्पष्ट रूप से दर्ज थे, इसलिए वे पहले से ही सब कुछ जानते थे। जब तक शिखर संसद ठीक है, बस भविष्य में सावधान रहें, वरना अगर शिखर संसद को कुछ हुआ तो इसका असर हमारे पूरे साम्राज्य पर पड़ेगा, रणवीर ने कहा। लोकनाथ लांबा शर्म से भर गए। मैं लापरवाह था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिखर संसद के मुख्य बुजुर्ग के रूप में वह हमें धोखा देने का विकल्प चुनेंगे, और संसद के भीतर घुसपैठ इतनी गहरी थी। मैंने पहले ही इंद्रप्रस्थ को अपनी आत्मसमीक्षा सौंप दी है। ऐसी बात दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए, वरना अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं शिखर संसद की प्रतिष्ठा बहाल नहीं कर पाऊंगा। आगे क्या करना है, मुझे विश्वास है कि अध्यक्ष लांबा का अपना निर्णय होगा। आप इसे खुद संभाल सकते हैं, रणवीर ने उदासीनता से कहा। वह अब सैनिक नहीं थे और जब तक देश खतरे में न हो, वह अन्य मामलों में भाग नहीं लेना चाहते थे। लोकनाथ लांबा को भी उन्हें कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं थी। जी, लोकनाथ लांबा ने सिर हिलाया। अंत में उन्होंने आचार्य महावीर के साथ नजरें मिलाईं, बोलने में झिझक रहे थे। अगर कुछ कहना है तो बस कह दो, छुपाओ मत। रणवीर ने उनके भावों को भांप लिया। मैं जानना चाहता हूँ मिस्टर रायचंद, जब आप कालनगर गए थे तो क्या आपको वह लॉकेट मिला? आचार्य महावीर ने पूछा। यह डरते हुए कि रणवीर गलत न समझ लें, उन्होंने जल्दी से समझाया, ऐसा नहीं है कि हमारा शिखर संसद इसे चाहता है, लेकिन वह लॉकेट एक राष्ट्रीय खजाने से संबंधित है और यह बिल्कुल गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लॉकेट मिल गया है, रणवीर ने कहा। यह अच्छी बात है, आचार्य महावीर ने राहत के साथ कहा। लोकनाथ लांबा ने भी राहत की सांस ली। मैंने सुना है कि रायचंद परिवार के पास एक लॉकेट है और कालनगर से प्राप्त लॉकेट के साथ अब दोनों लॉकेट पूरे हो गए हैं। क्या अब हम राष्ट्रीय भाग्य एटलस का पता लगा पाएंगे? लोकनाथ लांबा ने पूछताछ की। मुझे डर है कि मैं आपको निराश करूंगा। मेरे पास अब केवल एक ही लॉकेट है। मेरे दादाजी दशकों पहले कालनगर से एक लॉकेट वापस लाए थे, लेकिन वह लॉकेट मेरे रायचंद परिवार के खत्म होने के साथ ही गायब हो गया, रणवीर ने समझाया। छिपाने के लिए कुछ नहीं था क्या? वह चला गया। ये सुनकर लोकनाथ लांबा और आचार्य महावीर दोनों हैरान रह गए। क्या इसे रायचंद परिवार को नष्ट करने वाले दुश्मनों ने ले लिया होगा? लोकनाथ लांबा ने विश्लेषण किया। यह उनके पास नहीं है। रणवीर ने अपना सिर हिलाया। वे सभी ताकतें खत्म हो चुकी हैं। मरने से पहले वे खुद मेरे रायचंद परिवार के लॉकेट की तलाश कर रहे थे। ये सुनकर लोकनाथ लांबा और आचार्य महावीर के चेहरे गंभीर हो गए। ये दोनों लॉकेट राष्ट्रीय भाग्य एटलस के ठिकाने से संबंधित हैं। अगर ये बुरे लोगों के हाथों में पड़ गए तो मुसीबत हो जाएगी। मैंने पहले ही लोगों को जांच के लिए भेज दिया है, आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, रणवीर ने कहा। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कोई सुराग मिलेगा। मौजूदा स्थिति शांतिपूर्ण नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यह कुछ साम्राज्यों के हाथों में न पड़े। लोकनाथ लांबा ने चिंता जताते हुए कहा। स्थिति शांतिपूर्ण नहीं है, रणवीर ने भ्रम में पूछा। कई साम्राज्य अभी बहुत सक्रिय हैं, लगातार गुप्त रूप से सैन्य ताकत विकसित कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे ये भी जानकारी मिली है कि इन साम्राज्यों ने कुछ जबरदस्त योद्धा तैयार किए हैं, जिन्हें सेना में भर्ती किया गया है। इन योद्धाओं के समर्थन के साथ ये साम्राज्य वर्तमान में बेचैन हैं। मुझे डर है कि निकट भविष्य में जैसे ही समय सही होगा, वे तुरंत युद्ध छेड़ देंगे। लोकनाथ लांबा की आंखों में तीखी चमक थी। इतनी हिम्मत, ये कौन से साम्राज्य हैं?
रणवीर ने पूछा। गरुड़ साम्राज्य, चंद्र साम्राज्य, सूर्य साम्राज्य, माया साम्राज्य और कुछ संबद्ध छोटे राष्ट्र। जब मैंने 10 राज्य गठबंधन को नष्ट किया था तो ये 4 महान साम्राज्य और उनके सहयोगी साम्राज्य जो उनके इतने करीब थे, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। अभी कुछ ही साल हुए हैं। कुछ मार्शल आर्ट विशेषज्ञों के भरोसे वे इतना अहंकारी होने की हिम्मत कर रहे हैं। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। एक कारण है, इन साम्राज्यों के पास न केवल योद्धाओं का समर्थन है बल्कि उन्होंने कुछ रहस्यमय संसाधन भी प्राप्त कर लिए हैं। यही वजह है कि वे इतने अहंकारी हैं। लोकनाथ लांबा ने धीरे से कहा। रहस्यमय संसाधन, इसका क्या मतलब है? रणवीर हैरान थे। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा वर्णन सुना था। मैं अभी ज्यादा नहीं जानता। बस कुछ दिन पहले जब मैं माफी मांगने के लिए इंद्रप्रस्थ गया था और मुझे सम्राट से थोड़ा पता चला। इंद्रप्रस्थ में कोई भी मुझे नहीं बता सका कि ये रहस्यमय संसाधन क्या दर्शाते हैं। उन्होंने बस इतना कहा कि संबंधित विभाग तत्काल उन पर शोध कर रहे हैं। लोकनाथ लांबा ने सिर हिलाते हुए कहा। वह भी उत्सुक थे कि इन रहस्यमय संसाधनों का क्या मतलब है। चाहे वह कुछ भी हो, इन साम्राज्यों के लिए बेहतर होगा कि वे आर्यावर्त को न उकसाएं, वरना मुझे उन्हें 10 राज्य गठबंधन के नक्शे कदम पर भेजने में कोई गुरेज नहीं होगा। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। ये राष्ट्र के लिए वास्तव में बड़े सौभाग्य की बात है कि मिस्टर रायचंद आर्यावर्त की रक्षा कर रहे हैं। लोकनाथ लांबा ने सम्मानपूर्वक कहा। वह चापलूसी पास खड़े विक्रम को बहुत चुभने वाली लगी। तुम पहले क्या कर रहे थे? ये तुम्हारा शिखर संसद ही था जिसने हमारे हॉल मास्टर के एकांतवास की घोषणा की थी और कहा था कि रुद्रधाम अब अपनी तेज छिपा कर रखेगा। अब जब स्थिति सही नहीं है तो तुम मक्खन लगाने आ गए। लोकनाथ लांबा को तुरंत बेहद अजीब लगा। मिस्टर रायचंद, दरअसल मुझे आपको पहले ही समझा देना चाहिए था। उस मामले को सार्वजनिक करने के पीछे एक और छिपा हुआ कारण था। अध्याय 351, यहाँ रणवीर को मारने के लिए क्या कठिनाइयाँ? रणवीर ने पूछा। हालांकि उन्हें इस मामले की परवाह नहीं थी। आखिरकार उन्होंने उस समय एकांतवास में जाने का विकल्प चुना था, अन्यथा शिखर संसद उनके लिए निर्णय लेने के योग्य नहीं होता। लेकिन लोकनाथ लांबा के शब्दों ने उनकी जिज्ञासा बढ़ा दी। जब 10 राज्य गठबंधन को नेस्तनाबूद किया गया तो इससे वैश्विक स्तर पर भारी सनसनी फैल गई और सभी क्षेत्रों में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। अगर हमने ये घोषणा नहीं की होती कि आप और रुद्रधाम अपनी तलवारें म्यान में रख रहे हैं तो आसानी से संघर्ष हो सकता था। इसके अलावा शिखर संसद को खुफिया जानकारी मिली थी कि पश्चिमी साधना लोग पहले से ही असंतोष दिखा रहा था। अगर हम स्थिति को जल्दी शांत नहीं करते तो एक बार साधना लोग के शामिल हो जाने के बाद यह एक साधारण युद्ध नहीं रह जाता। ये कहते ही लोकनाथ लांबा का स्वर अत्यंत गंभीर हो गया। यदि साधना लोग की ताकतें शामिल हो जाती तो खतरा 10 राज्य गठबंधन से 10 गुना अधिक होता। साफ शब्दों में कहें तो जब तक आर्यावर्त के पास मुकाबला करने के लिए विशेषज्ञ आगे नहीं आते, प्रतिद्वंद्वी आसानी से सीधे इंद्रप्रस्थ में मार्च कर सकते थे। साधना लोग भी हस्तक्षेप करना चाहता था। रणवीर की आंखों में तुरंत तेज चमक आ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि शिखर संसद कदम उठाने के लिए इतना उत्सुक था। अंत में ये सब आर्यावर्त की सुरक्षा के दृष्टिकोण से विचार किया गया था। ये वह कानून था जिस पर शिखर संसद के सभी कार्य आधारित थे और यह समझ में आने वाला था। हालांकि रणवीर ने फिर भी कहा, अगर मैं स्वेच्छा से वृकोदर सेना की 1 लाख वफादार आत्माओं की रक्षा के लिए रक्तभूमि में एकांतवास में नहीं गया होता तो भले ही साधना लोग हलचल मचा रहा होता, तुम्हारे शिखर संसद को मेरे लिए निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था। लोकनाथ लांबा के चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। क्या वह अभी भी शिखर संसद को माफ करने को तैयार नहीं थे? खैर, मैंने इस बात को कभी दिल पे नहीं लिया। अब जब अध्यक्ष लांबा ने इसे समझा दिया है तो चिंता की कोई बात नहीं है, रणवीर ने स्पष्ट कहा। उफ, लोकनाथ लांबा ने आखिरकार गहरी सांस ली। राहत मिली कि उन्होंने हवा साफ कर दी। अन्यथा अगर भविष्य में स्थिति अशांत हो जाती और उन साम्राज्यों द्वारा योद्धाओं को नियुक्त किया जाता तो आर्यावर्त केवल साधारण सेनाओं और तकनीक पर भरोसा नहीं कर सकता था, मजबूत विशेषज्ञों को अभी भी आगे आने की आवश्यकता होती। रणवीर, जिन्होंने कालसागर और देवलोक को समतल कर दिया था और जिनकी सैन्य पृष्ठभूमि भी थी, निस्संदेह सबसे अच्छे उम्मीदवार थे। इसलिए शिखर संसद को किसी भी कीमत पर रणवीर को मनाना था। इसमें लोकनाथ लांबा का थोड़ा अपना स्वार्थ भी था। रणवीर ने स्वाभाविक रूप से लोकनाथ लांबा के छोटे विचारों को भांप लिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब तक शिखर संसद आर्यावर्त के लिए काम कर रहा था तब तक ठीक था, वरना अगर शिखर संसद ने उस समय मनमाने ढंग से उनकी सेवानिवृत्ति की घोषणा की होती तो क्या रणवीर वास्तव में बिल्कुल परवाह नहीं करते? उन्होंने शायद शिखर संसद को बहुत पहले ही समतल कर दिया होता। ये सहायता देना तो दूर की बात है। सब कुछ स्पष्ट हो जाने के बाद लोकनाथ लांबा, आचार्य महावीर और रणवीर के बीच की बातचीत आखिरकार कम तनावपूर्ण हो गई। तुरंत ही सभी ने मौजूदा स्थिति और साधना से संबंधित मामलों पर चर्चा की। रणवीर पूरी तरह से बेखबर थे। ठीक इसी पल दिल्ली के क्षितिज पर अचानक एक भयानक आकृति दिखाई दी।
वह शून्य स्तर पर कदम रख रहा था, उसका शरीर राक्षसी आभा से उफान मार रहा था। वह जिस दिशा में जा रहा था वह ठीक हरी शिखर विला थी। दिन दहाड़े शहर के ऊपर उड़ती एक आकृति ने तुरंत अनगिनत लोगों को अवाक छोड़ दिया। कई कारें रुक गईं और लोगों ने अपने फोन से तस्वीरें लीं, जिससे अस्थायी रूप से सड़कों पर जाम लग गया। ये व्यक्ति आखिर कौन है? वे आकाश में कैसे उड़ सकते हैं? यहाँ तक कि एक शक्ति राजा स्तर का मास्टर, युद्ध कला नवम स्तर का आदर्श भी इतनी ताकत नहीं रख सकता। और इस व्यक्ति से निकलने वाली आभा इतनी शक्तिशाली है जैसे कोई राक्षस राज। मुझे लगता है कि वह आभा ही मुझे कुचलकर मार डालेगी। अनगिनत राहगीर इस पर एनिमेटेड चर्चा कर रहे थे और उनके द्वारा ली गई तस्वीरें और वीडियो विभिन्न समूहों में फैल गए। कुछ समय के लिए पूरी दिल्ली में हर कोई इस मामले पर चर्चा कर रहा था। कुछ ने तो इस घटना की लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी। दिल्ली के ऊपर उड़ता अज्ञात विशेषज्ञ केवल शीर्षक ने ही तुरंत करोड़ों दर्शकों को आकर्षित किया। रोहाना ग्रुप के मुख्यालय की इमारत में अनन्या शर्मा कार्यालय की फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ी थी, आश्चर्य से बाहर देख रही थी। बस कुछ ही पल पहले वह भयानक आकृति इस स्थान के ऊपर से गुजरी थी। राक्षसी आभा ने उसे कांच के माध्यम से भी कंपा दिया। उसे अपना पूरा शरीर कांपता हुआ महसूस हुआ। ये निश्चित रूप से शक्ति राजा स्तर का योद्धा नहीं है। अनन्या ने तुरंत निर्णय लिया। रणवीर के साथ रहने के बाद वह अब चीजों को थोड़ा बेहतर समझती थी। पहले विक्रम और रुद्रधाम के अन्य नाग राजा शक्ति राजा स्तर के स्वामी थे, लेकिन अनन्या को लगा कि वे ऊपर उड़ने वाले व्यक्ति जितने शक्तिशाली कहीं नहीं थे। वह नवयुग राष्ट्र में मेहता परिवार के मास्टर से भी अधिक मजबूत लग रहा था। इतना शक्तिशाली व्यक्ति दिल्ली क्यों आएगा? अनन्या पूरी तरह से भ्रमित थी। विभिन्न समूहों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर संदेश लगातार ताज़ा हो रहे थे। वह विशेषज्ञ सीधे हरी शिखर विला की ओर जाता दिख रहा है। ये संदेश देखकर अनन्या बहुत घबरा गई। हरी शिखर विला क्यों जाना? उसने पहले तो प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन एक पल बाद वह अचानक चिल्लाई, हे भगवान, वह जरूर रणवीर को मारने जा रहा है। उस व्यक्ति से निकलने वाली आभा मित्रवत नहीं थी, ये तीव्र हत्या की मंशा थी। इसके अलावा अनन्या को अचानक अपने दिल में एक बुरा आभास हुआ। उसने तुरंत अपना हैंडबैग पकड़ा और नीचे की ओर दौड़ी। मैडम प्रेसिडेंट, क्या हुआ? युवा महिला सचिव ने आश्चर्य से पूछा। मैं एक चक्कर घर जा रही हूँ, तुम सब अपना काम जारी रखो। जल्दबाजी में निर्देश देने के बाद अनन्या पहले से ही लिफ्ट में थी। कुछ ही पलों बाद वह अपनी कार समूह मुख्यालय से दूर ले जा रही थी। रुको, वह झुंझलाहट में चिल्लाई। जल्दी से अपने बैग से फोन निकाला और रणवीर का नंबर मिलाया। बीप बीप। रणवीर लोकनाथ लांबा और आचार्य महावीर के साथ बातचीत कर रहे थे जब अचानक फोन की घंटी बजने से उन्हें बाधित होना पड़ा। उन्होंने फोन उठाया और देखा कि अनन्या कॉल कर रही थी। अजीब है, वह अभी क्यों कॉल कर रही है? लेकिन उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। वे अक्सर एक दूसरे से संपर्क करते थे, बिल्कुल पहले प्यार की खुमारी में डूबे जोड़े की तरह। अनन्या, क्या कोई बात है? रणवीर ने जवाब देने के बाद पूछा। दूसरों की उपस्थिति के कारण थोड़ा औपचारिक लग रहा था। रणवीर, क्या तुमने खबरें देखीं? मैं खबरें क्यों देखूंगा? अरे यार, मुझे याद है तुम शायद ही कभी अपना फोन चेक करते हो। सुनो, कोई तुम्हें मारने आ रहा है। अनन्या ने चिंता से कहा। कोई मुझे मारने आ रहा है? रणवीर दंग रह गए। अगर यह रिपोर्ट छाया संप्रदाय या रुद्रधाम से आती तो ये सामान्य बात होती, लेकिन चूंकि अनन्या ये कह रही थी, ये थोड़ा अजीब लगा। अनन्या, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? नहीं, मैं गंभीर हूँ। अनन्या का लहजा घबराया हुआ था। तभी रणवीर को एहसास हुआ कि अनन्या मजाक नहीं कर रही थी और उन्होंने तुरंत पूछा, कौन मुझे मारने आ रहा है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन वह अभी दिल्ली के ऊपर से उड़ा और शायद अब हरी शिखर विला के करीब है। सावधान रहना, मैं अभी ड्राइव करके वापस आ रही हूँ। अनन्या के बोलने के बाद उसने तुरंत फोन काट दिया और अपनी कार घर की ओर दौड़ाई। लोकनाथ लांबा और आचार्य महावीर दोनों हैरान लग रहे थे। ठाकुर मठ नष्ट हो गया था। इस समय रणवीर को मारने की हिम्मत कौन करेगा? हॉल मास्टर, क्या भाभी मजाक कर रही हैं? विक्रम ने झिझकते हुए कहा। हालांकि उन्हें नहीं लगता था कि भाभी ऐसी बात पर मजाक करेगी, लेकिन वह कोई और कारण नहीं सोच सके। इस समय हॉल मास्टर को मारने की हिम्मत करना, क्या वे जीने से थक गए थे? अनन्या मजाक नहीं कर रही है, रणवीर अचानक बोले। वह इतना निश्चित क्यों थे? विक्रम, लोकनाथ लांबा और आचार्य महावीर ने अभी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अगले ही सेकंड में रणवीर खड़े हो गए। मैंने प्रतिद्वंद्वी को पहले ही महसूस कर लिया है। क्या? विक्रम और अन्य तुरंत चौंक गए। ये जानना चाहिए कि वे तीनों साधारण लोग नहीं थे। आचार्य महावीर भी एक शक्ति राजा स्तर के विशेषज्ञ थे। लोकनाथ लांबा का एक पैर शक्ति देव स्तर में था और विक्रम एक सच्चे शक्ति देव स्तर के स्वामी थे। फिर भी उनमें से किसी को भी कुछ गड़बड़ नहीं लगी, लेकिन रणवीर को पहले ही व्यक्ति के आने का आभास हो गया था। यह आश्चर्यजनक था। लेकिन क्या वाकई कोई मौत को दावत देने आया था?
वे तीनों उसके पीछे पीछे बाहर निकले, स्पष्ट रूप से देखने के इरादे से। अध्याय 352 मेहता कुल के लोग, कुल के बुजुर्ग। सबके बाहर आने के ठीक बाद चारों ओर सन्नाटा था, एक भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। लोकनाथ लांबा और आचार्य महावीर रणवीर को देखे बिना नहीं रह सके, पूछना चाहते थे कि क्या उन्होंने गलत महसूस किया था, लेकिन रणवीर को गंभीर अभिव्यक्ति के साथ आकाश की ओर देखते हुए उनमें बोलने की हिम्मत नहीं थी। नागराजा विक्रम को भी थोड़ा संदेह था। हालांकि वे हॉल मास्टर पर बहुत भरोसा करते थे, ये खबर उनकी भाभी द्वारा दी गई थी। भले ही वास्तव में कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो, उनकी भाभी को कैसे पता चला कि वे हॉल मास्टर को मारने आ रहे हैं। तभी हवा का एक भीषण झोंका अचानक चला, गिरे हुए पत्तों को बिखेर दिया और पेड़ों को हिला दिया। अगले ही पल आकाश के अंत में एक आकृति तेजी से उड़ती हुई आई और पलक झपकते ही विला के सामने आ गई, शून्य स्तर में स्थिर खड़ी हो गई। उसके शरीर से निकली भयानक आभा ने सीधे पूरे हरिशिखर विला को ढक लिया। सच में कोई आया है। नागराजा विक्रम, लोकनाथ लांबा और आचार्य महावीर सभी बहुत चौंक गए। उनकी नजरें अनजाने में रणवीर पर टिक गईं। यहाँ प्रकट होने से पहले ही उन्होंने दूसरे पक्ष को महसूस कर लिया था। ये बस अविश्वसनीय था। रणवीर का चेहरा शांत था, उनकी नज़र आकाश में मौजूद व्यक्ति पर टिकी थी। ये 60 साल के आसपास का एक बूढ़ा आदमी था, जिसके सिर पर चांदी के बाल बंधे हुए थे। उसने एक शानदार रेशमी बागे पहन रखा था और अहंकार की हवा बिखेर रहा था। हवा में इतना स्थिर खड़ा रह पाने के लिए प्रतिद्वंद्वी की साधना कम से कम शक्ति देव स्तर से ऊपर थी। रणवीर और अन्य को देखकर बूढ़े की आंखों में ठंडक दिखाई दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या तुम जल्दी मरने के लिए इतने उत्सुक हो? गुस्ताख, हमारे हॉल मास्टर के सामने तमीज से बात करो। नागराजा विक्रम ने तुरंत गुस्से में कहा। आकाश में मौजूद बूढ़े ने तुरंत नागराजा विक्रम की ओर देखा। तुम किस खेत की मूली हो जो मुझसे ऐसे लहजे में बात करने की हिम्मत कर रहे हो? रुद्रधाम, नागराजा विक्रम। विक्रम ने अपनी पहचान बताई। नागराजा, महज एक चींटी। मेरे प्रति तुम्हारे अनादर के लिए तुम मरने के लायक हो। बूढ़ा बेहद गुस्से में था और बिना किसी और शब्द के उसने सीधे अपना बड़ा हाथ लहराया। एक हिंसक आभा तुरंत नागराजा विक्रम की ओर लपकी। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि केवल तुम ही मजबूत हो? नागराजा विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने पहले ही शक्ति देव स्तर तक ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया था और किसी से नहीं डरते थे। उन्होंने तुरंत एक मुक्का मारा। धड़ाम, एक जोर की धमाके के साथ नागराजा विक्रम का चेहरा अचानक बदल गया। ऐसा लगा जैसे उनके भौतिक शरीर को एक विशाल पहाड़ द्वारा दबाया जा रहा हो। शक्ति देव स्तर से भी अधिक शक्तिशाली। उनका दिल सदमे से भर गया। बूम क्रैक, नागराजा विक्रम के पैरों के नीचे के पत्थर प्रभाव को नहीं झेल सके और तुरंत चकनाचूर हो गए। इसी पल रणवीर ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और उसे सीधे नागराजा विक्रम की पीठ पर रख दिया। एक शक्तिशाली प्राण शक्ति तुरंत उनके शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे नागराजा विक्रम को प्रतिद्वंद्वी के शक्तिशाली हथेली के हमले का विरोध करने में मदद मिली। बूम, एक दबी हुई आवाज के बाद रणवीर ने कुछ कदम पीछे लिए। उनका चेहरा आश्चर्य से भरा था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि प्रतिद्वंद्वी एक दिव्य स्तर का विशेषज्ञ था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे शक्ति देव स्तर से कहीं आगे निकल जाएंगे और पहले ही शक्ति ब्रह्म स्तर में प्रवेश कर चुके होंगे। इतना मजबूत। लोकनाथ लांबा और आचार्य महावीर ने आश्चर्य से एक तरफ से देखा। अपनी ताकत के साथ वे नागराजा विक्रम से भी तुलना नहीं कर सकते थे। उस चांदी के बालों वाले बुजुर्ग की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन सबसे भयानक अभी भी रणवीर थे। उन्होंने केवल अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और नागराजा विक्रम पर दबाया और एक शक्तिशाली आभा निकली, जिसने न केवल चांदी के बालों वाले बुजुर्ग के हमले को रोका बल्कि उनकी हथेली को भी पीछे धकेल दिया। ये थी असली ताकत। मेहता कुल का व्यक्ति। रणवीर ने अचानक पूछा, तुम मेरे ठिकाने के बारे में जानते हो? चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने संदेह से पूछा। ऐसा लगता है, रणवीर ने मन ही मन सोचा। तुम्हारे मेहता परिवार के सदस्यों के ठिकाने की परवाह किसे है? इस समय मुझे मारने के लिए किसी को भेजने की हिम्मत करना, और वह भी एक शक्ति ब्रह्म स्तर का विशेषज्ञ, ये केवल प्राचीन मेहता कुल ही हो सकता है। जैसा कि रुद्रधाम के हॉल मास्टर से उम्मीद थी, तुम काफी काबिल हो। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि तुमने मेरी पहचान का अनुमान लगा लिया है, तो मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। मैं त्रिभुवन मेहता हूँ, प्राचीन मेहता कुल का एक कुल बुजुर्ग। मैं आज यहाँ सिर्फ तुमसे आमने सामने पूछने आया हूँ, क्या ये बकवास की कोई जरूरत नहीं। शौर्य मेहता को मैंने मारा है। रणवीर ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इस त्रिभुवन ने तुरंत जोर से सांस ली। क्या तुमने सच में शौर्य मेहता को मारा? कितनी धृष्टता! उसने बोलना खत्म भी नहीं किया था कि रणवीर ने सीधे इसे स्वीकार कर लिया। ऐसा लग रहा था कि वे प्राचीन मेहता कुल को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं रखते। यंग मास्टर शौर्य मेहता और एल्डर चंदन मेहता का संपर्क टूटने के बाद पूरा प्राचीन मेहता कुल चिंतित था। शुरुआत में बहुत से लोगों ने बुरा नहीं सोचा। यंग मास्टर शौर्य की ताकत स्वर्ग ग्रेड सूची में 10वें स्थान पर थी।
साथ ही एल्डर चंदन, जो आधे कदम शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ थे, उनके साथ थे। आर्यावर्त में कौन उन्हें मार सकता था? लेकिन कुछ दिनों के इंतजार के बाद उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। भले ही कुछ दुर्घटनाएं हुई हों, वे इतने लंबे समय तक लगातार संपर्क से बाहर नहीं रहेंगे। जब ठाकुर मठ के विनाश की खबर फैली तब जाकर प्राचीन मेहता कुल में हर कोई जागा। रणवीर में ठाकुर मठ को नष्ट करने की क्षमता थी, तो स्वाभाविक रूप से उनमें शौर्य मेहता और चिराग मेहता को मारने की भी क्षमता थी। उसी दिन दिल्ली में प्राचीन मेहता कुल की जांच के परिणाम सामने आए। शौर्य मेहता और चिराग मेहता रणवीर को खोजने जाने के बाद गायब हो गए। क्या ये कहने की कोई और आवश्यकता है कि उनके साथ क्या हुआ? वे निश्चित रूप से रणवीर द्वारा मारे गए होंगे। इसलिए उन्होंने तुरंत रणवीर को दबाने और मारने के लिए एक कुल बुजुर्ग को भेजा। कोई साधारण बुजुर्ग नहीं, ना ही कोई ग्रैंड एल्डर, बल्कि एक कुल बुजुर्ग। वे प्राचीन मेहता कुल के सर्वोच्च अस्तित्व थे, पूरे परिवार में केवल कुछ ही। उन्हें स्वर्ग विरोधी स्तर का विशेषज्ञ माना जाता था, जिनके पास शक्ति ब्रह्म स्तर की महान पूर्णता थी, जो पहले से ही शक्ति ब्रह्म स्तर के अंत के करीब थी। मूल रूप से त्रिभुवन को अभी भी उम्मीद की एक किरण थी, यह मानते हुए कि रणवीर शौर्य मेहता और चंदन मेहता को मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। आखिरकार ये प्राचीन मेहता कुल के लोग थे। सिर्फ 4 शब्द। प्राचीन मेहता कुल एक विशाल पहाड़ की तरह थे, जो सभी जीवित प्राणियों को दबा रहे थे। इसलिए यह संभव था कि दोनों को खुश करने के लिए उसने शौर्य मेहता को लुभाने के लिए कुछ असाधारण सुखों का उपयोग किया हो, जो तब बहुत चंचल हो गया और परिवार से संपर्क नहीं करना चाहता था। उम्मीद के विपरीत रणवीर ने मौके पर ही स्वीकार कर लिया कि उन्होंने शौर्य मेहता को मार डाला। अहंकारी, बेहद अहंकारी। मैंने उन्हें पहले ही मौका दिया था, वे अपनी मौत खुद लाए, इसलिए वे मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा नहीं था कि वह बहुत अभिमानी थे और प्राचीन मेहता कुल को अपनी आंखों में नहीं रखते थे, लेकिन इतने दिनों के बाद प्राचीन मेहता कुल मूर्ख नहीं था। अगर उन्होंने अचानक किसी को भेजा तो उन्होंने कुछ सुराग पकड़ लिए होंगे। गुपचुप रहने से बेहतर था कि इसे खुले तौर पर स्वीकार किया जाए। इसके अलावा वह संघर्ष शुरू करने वाले नहीं थे, ये प्राचीन मेहता कुल की दबंगई थी। रणवीर क्यों पीछे हटें? मेरे प्राचीन मेहता कुल के एक युवा मास्टर को मारने के बाद भी इतना आत्मधर्मी होने की हिम्मत कर रहे हो। आज मैं तुम्हें प्राचीन कुल का क्रोध महसूस कराऊंगा। त्रिभुवन अचानक गरजा, हमला करने की तैयारी करते हुए। महामहिम, रुकिए, लोकनाथ लांबा ने अचानक पुकारा। तुम कौन हो? त्रिभुवन ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं शिखर संसद का अध्यक्ष हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरा थोड़ा मान रख सकते हैं और हम बातों को ठीक से सुलझा सकते हैं। शिखर संसद का क्या काम? यह मेरे और मेहता कुल और रणवीर के बीच पुरानी दुश्मनी है। मैं सलाह देता हूं कि तुम हस्तक्षेप न करो, वरना तुम भी मारे जाओगे। त्रिभुवन ने गुस्से में कहा। हालांकि वे आर्यावर्त के लोग थे, वे प्राचीन मेहता कुल के थे, जो साधना लोक की एक ताकत थी। अगर वे सच में कुछ करना चाहते तो शिखर संसद उन्हें रोक नहीं सकता था। बूम क्रैश। त्रिभुवन के बोलने के बाद उसने सीधे अपना बड़ा हाथ बढ़ाया। उसकी 5 उंगलियां ब्लेड की तरह तेज थीं, शून्य स्तर को चीरते हुए और रणवीर पर भयंकर हमला करते हुए। लोकनाथ लांबा का चेहरा सख्त हो गया। उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष शिखर संसद का कोई मान नहीं रखेगा। चूंकि दूसरा पक्ष मरना चाहता है, इसलिए उनकी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उन्हें उनके रास्ते भेज दूंगा, रणवीर ने लोकनाथ लांबा से कहा। फिर अपने शरीर के भीतर प्राण शक्ति को जल्दी से जुटाया। अनंत ऊर्जा उनकी बांह पर जमा हो गई। बूम। फिर उन्होंने एक मुक्का मारा। कुल बुजुर्ग, फिर भी बिना दया के मार डालो। अध्याय 353। कुल बुजुर्ग का सिर कलम। ओह! लोकनाथ लांबा दंग रह गए। उन्होंने इसलिए हस्तक्षेप किया था क्योंकि उन्हें डर था कि रणवीर खतरे में पड़ सकते हैं, फिर भी उन्हें यही जवाब मिला। इतना अहंकार! शिखर संसद के अध्यक्ष ने तुम्हारी मदद के लिए बात की, फिर भी तुम इसे मुझे मौका देना कहते हो। पूरी तरह से बेवकूफ़ी। तुमने ठाकुर मठ को सिर्फ इसलिए मिटा दिया क्योंकि जनार्दन ठाकुर की ताकत कम थी, शायद शक्ति ब्रह्म स्तर की महान पूर्णता भी नहीं। मेरे सामने जंगली व्यवहार करने की हिम्मत, मैं तुम्हें एक हाथ से दबा दूंगा, त्रिभुवन ने आत्मविश्वास से घोषणा की। धड़ाम! एक पल में उनके हमले टकरा गए। एक स्वर्ग को दबाने वाली ताकत प्रलयकारी बाढ़ की तरह आई, चोटियों को समतल करती हुई और अपने रास्ते में सब कुछ कुचलती हुई। त्रिभुवन का चेहरा तुरंत तनावग्रस्त हो गया। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? उसके दिल में खतरे की घंटी बजी। सोचने का समय नहीं था। उसने रोकने के लिए और अधिक प्राण शक्ति को जल्दी से प्रवाहित किया। अब तक बचाव बनाना बहुत देर हो चुकी थी। बूम! बेजोड़ शक्ति पलक झपकते ही रणवीर की मुट्ठी से फैल गई। पॉप पॉप पॉप! त्रिभुवन की बांह की सभी नसों का चूरा बन गया, जैसे मकई फूट रही हो। एक बार जब वे फट गईं, तो प्राण शक्ति बेतहाशा लीक हो गई और तुरंत उसकी त्वचा को छेद दिया। पूरी बांह पल भर में खून से लथपथ हो गई। यह अंत नहीं था। रणवीर की मुट्ठी बुलडोजर की तरह पीसती रही। बैंग! त्रिभुवन की बांह पूरी तरह से टूट गई। खून का फव्वारा फूट पड़ा। नहीं,
त्रिभुवन चीखा, जमीन पर गिरने से पहले पीछे की ओर उड़ गया, अपनी टूटी हुई बांह को घूरते हुए, जिससे लगातार खून टपक रहा था। त्रिभुवन को शायद ही विश्वास हो रहा था, उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। रणवीर को मारने की तो बात ही छोड़िए, सिर्फ एक चाल से उसकी अपनी बांह टूट गई थी। दर्द भुला दिया गया था, केवल रोष और आतंक ने उसकी पुतलियों को भर दिया था। रणवीर रायचंद, तुम भी शक्ति ब्रह्म स्तर की महान पूर्णता तक पहुंच चुके हो। वह स्वीकार नहीं कर सकता था कि एक युवा सांसारिक योद्धा के पास शक्ति ब्रह्म स्तर की साधना थी, ये पहले से ही राक्षसी था। फिर भी इस आदमी ने शक्ति ब्रह्म स्तर की महान पूर्णता को भी तोड़ दिया था, अकल्पनीय। लोकनाथ लांबा और आचार्य महावीर दोनों हैरान थे। उन्होंने रणवीर की सुरक्षा की चिंता में हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। प्रतिद्वंद्वी प्राचीन मेहता कुल से आया था, मजबूत नींव वाला एक अत्यंत प्राचीन परिवार, और उस पर वह एक कुल बुजुर्ग था जिसे अजय माना जाता था। किसने अनुमान लगाया होगा कि रणवीर एक मुक्के से उस आदमी की बांह को अपंग कर देंगे? बिल्कुल अद्भुत। लोकनाथ लांबा आखिरकार समझ गए कि रणवीर ने पहले क्या कहा था। मध्यस्थता करने का उनका प्रयास वास्तव में त्रिभुवन को एक मौका देना था, क्योंकि त्रिभुवन रणवीर का मुकाबला नहीं कर सकता था। केवल विक्रम भावहीन रहा, आश्चर्यचकित नहीं। अगर उनके हॉल मास्टर ठाकुर मठ को नष्ट कर सकते थे तो केवल एक कुल बुजुर्ग से क्यों डरें? शक्ति ब्रह्म स्तर की महान पूर्णता कुछ भी नहीं है, साधना का कोई अंत नहीं है, ये केवल मेरा वर्तमान स्तर है। फिर भी यह जीवन भर का शिखर है जिसे तुम कभी पार नहीं कर पाओगे, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, फिर आगे बढ़ा। बूम, असीम आभा उमड़ पड़ी। त्रिभुवन ने हर संभव विरोध किया, फिर भी रणवीर का सामना करते हुए उसे भय की लहर महसूस हुई। मैंने शौर्य मेहता और चंदन मेहता को इसलिए मारा क्योंकि वे मेरे दरवाजे पर मुझे उकसाने के लिए अंधे थे। अगर तुम्हारे प्राचीन मेहता कुल को अपनी गलती का एहसास हो जाता और वे रुक जाते तो ठीक था, लेकिन तुम लोगों ने जंगली व्यवहार करने के लिए लोग भेजना जारी रखा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा घर कोई पार्क है जहां तुम जब चाहे प्रवेश कर सकते हो? रणवीर ने जोर से घोषित किया। बूम बूम बूम, हर कदम एक विस्फोट की तरह पड़ा। रणवीर के चारों ओर इकट्ठा होती गति एक शिखर स्थिति की ओर चढ़ गई। बुद्ध गर्जना, त्रिभुवन दैवीय बिजली की तरह गर्जा जो 9 लोकों में गूंज उठी, रणवीर को गति बनाने देने के लिए तैयार नहीं था। एक विशाल बुद्ध प्रकट हुए, अपना मुंह खोला और दहाड़ लगाए। लुढ़कती ध्वनि तरंगे 1000 हमलावर सैनिकों की तरह उमड़ पड़ी, शून्य स्तर को बहा ले गईं। कितनी शक्तिशाली युद्ध कौशल! लोकनाथ लांबा और आचार्य महावीर दोनों चौंक गए। केवल साधना लोक के पास ही पूर्ण युद्ध कौशल विरासत थी, शक्तिशाली आक्रामक तकनीकें। हालांकि उन्होंने पहले कुछ देखी थी, लेकिन त्रिभुवन द्वारा अभी छोड़ी गई तकनीक का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक बुद्ध गर्जना के साथ बुद्ध का सिर दिखाई दिया, शून्य स्तर को दबा दिया। इसकी दहाड़ ने हवा और बादलों को उड़ा दिया। दर्द हो रहा है, आचार्य महावीर चिल्लाए। उनके जैसा स्थिर व्यक्ति तब तक नहीं चिल्लाएगा जब तक कि दर्द चरम पर न हो। बुद्ध का जाप उनके कानों पर बज रहा था, उनके दिलों को हिला रहा था। अदृश्य ध्वनि तरंगे बह गईं, उनके दिमाग को लगभग कुचल दिया। लोकनाथ लांबा ने दर्द दिखाया, अपने दांत भींच लिए। विक्रम थोड़ी उच्च साधना के साथ बेहतर सहन कर गया, लेकिन पीड़ा केवल एक पल के लिए थी। बूम, रणवीर का अंतिम कदम उनका 5वां था। 5 कदमों की गति हत्या की मंशा के ज्वार में विलीन हो गई जो बाहर निकली और तुरंत बुद्ध की दहाड़ को टुकड़ों में फाड़ दिया। बूम, विशाल बुद्ध का सिर भी फट गया। त्रिभुवन का शरीर पीछे की ओर उड़ गया, उसने खून की उल्टी की। इस बुद्ध गर्जना ने उसकी इच्छाशक्ति का उपयोग किया था। एक बार टूटने के बाद उसके दिमाग को नुकसान हुआ। कुल बुजुर्ग, शक्ति ब्रह्म स्तर की महान पूर्णता, तुम मुझे नीची नजर से देखने के लायक नहीं हो, मरने का समय आ गया है, रणवीर ने बर्फीले स्वर में कहा। अपनी मुट्ठी भींच ली और आगे की ओर विस्फोट किया। त्रिभुवन ने जल्दी से अपनी बाईं बांह से रोका, उसकी दाहिनी पूरी तरह से टूटी हुई और बेकार थी। बैंग, एक अकेली बाईं बांह रणवीर के प्रहार का सामना नहीं कर सकती थी। एक विस्फोट के साथ त्रिभुवन को उड़ा दिया गया, फिर वह जमीन पर जा गिरा। खांसते हुए उसने खून उगल दिया, लगभग अपनी आखिरी सांस पर। अभी भी लटके हुए हो, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, उसे खत्म करने के लिए लालची भेड़िया तलवार निकालते हुए। रुको, त्रिभुवन ने तुरंत चिल्लाया, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मनस्वी तलवार ईमानदारी से सौंप दो और मैं तुम्हें आज जीने दूंगा। रणवीर जोर से हंसे। प्राचीन मेहता कुल के लोग कितने अहंकारी हैं। मेरी एक तलवार तुम्हारी किस्मत का फैसला कर सकती है, फिर भी तुम मुझे मौका दे रहे हो। केवल जब तक मैं जीवित हूं, प्राचीन मेहता कुल ये तय कर सकता है कि तुम्हें खत्म करना है या नहीं। त्रिभुवन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाऊंगा? रणवीर ने पलटवार किया, फिर बिना कोई दूसरा शब्द कहे हत्या की मंशा के साथ तलवार चला दी। लानत है, त्रिभुवन ने शाप दिया। रणवीर ने संकोच नहीं किया था, प्राचीन मेहता कुल उसके लिए कोई खतरा नहीं था। भले ही मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन मुझे मारना आसान नहीं होगा।
त्रिभुवन ने सब कुछ जोखिम में डाल दिया। हालांकि दोनों भुजाएं अपंग थीं, फिर भी वह अन्य युद्ध कौशल का उपयोग कर सकता था। उसने तुरंत एक मंत्र का जाप किया और उसके शरीर पर हजारों किरणें खिल उठीं। पूर्व की बैंगनी आभा, एक ठंडी चीख के साथ प्रकाश की अनंत किरणें शून्य स्तर को चीर गईं। कोई भी एक किरण शक्ति देव स्तर के विशेषज्ञ को मार सकती थी, इतनी तेज। विक्रम, लोकनाथ लांबा और आचार्य महावीर सभी ने थूकने गला। अगर वह उन पर लक्षित होती तो निश्चित मृत्यु। रणवीर की अभिव्यक्ति नहीं बदली। लालची भेड़िया तलवार अभी भी त्रिभुवन की ओर कट रही थी। जैसे ही असंख्य किरणों ने उसे मारा, तलवार की मंशा तुरंत भड़क उठी और अंतहीन तलवार की ऊर्जा बह निकली। बैंग बैंग बैंग, विस्फोटों की एक श्रृंखला के बाद किरणें तलवार की ऊर्जा द्वारा मिटा दी गईं। ये देखकर त्रिभुवन का चेहरा जम गया। उसे उम्मीद थी कि वह रणवीर को तलवार वापस लेने के लिए मजबूर करेगा, यदि नहीं तो वे एक साथ नष्ट हो जाएंगे। उम्मीद के विपरीत रणवीर ने न केवल तलवार रखी बल्कि उसकी पूर्व की बैंगनी आभा को चकनाचूर करने के लिए अज्ञात तलवार की ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया। खत्म, सब कुछ खत्म। खचाक, एक पल में लालची भेड़िया तलवार गिर गई। त्रिभुवन कांप गया। उसकी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। रणवीर, रायचंद, मेहता परिवार तुम्हें नहीं बख्शेगा। अंतिम शब्द फीका निकला, फिर त्रिभुवन का शरीर फट गया। अध्याय 354, मारा जा चुका है। एक कुल बुजुर्ग अभी मारा गया, बस यूं ही। लोकनाथ लांबा और आचार्य महावीर एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सके। दोनों ठंडी हवा में हौंफ रहे थे। रणवीर वास्तव में एक अद्भुत प्रतिभा है। वह प्राचीन मेहता कुल का एक कुल बुजुर्ग था जिसके पास स्वर्ग विरोधी साधना थी। ये वास्तव में दुनिया के शिखर पर खड़ा एक शीर्ष स्तरीय मास्टर है। फिर भी रणवीर ने उसे आसानी से कुचल दिया। यह एक सपने जैसा लगा, एक अवास्तविक एहसास। परेशान क्यों होना, उकसाने के लिए हमारे हॉल मास्टर को ही क्यों चुना? विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। दूसरा पक्ष कहता रहा कि उसका हॉल मास्टर अहंकारी था, लेकिन वास्तव में वह अहंकारी था। ये पूरा प्राचीन मेहता कुल था। वे अपनी शक्ति के भरोसे दूसरों को धमकाते थे। ये परिणाम उन्होंने खुद अपने लिए चुना था। विक्रम, सफाई करो, रणवीर ने निर्देश दिया। यह उनका घर था और अनन्या और रूही आज रात वापस आ रही थी। वह नहीं चाहते थे कि इसका असर उनके जीवन पर पड़े। ठीक है, विक्रम ने व्यस्तता से सिर हिलाया, फिर सफाई के लिए चीजें खोजने चला गया। क्या आप दोनों ठीक हैं? रणवीर मुने और लोकनाथ लांबा और आचार्य महावीर से पूछा। वे दोनों कड़वी मुस्कान दिखाए बिना नहीं रह सके। रणवीर ही थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, फिर भी अंत में वे उनसे पूछ रहे थे कि क्या वे ठीक हैं। स्पष्ट रूप से त्रिभुवन की हत्या को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद मिस्टर रायचंद, हम ठीक हैं, लोकनाथ लांबा ने विनम्रता से कहा। यह अच्छी बात है, रणवीर ने सिर हिलाया। मिस्टर रायचंद, आपने वास्तव में इस बार हमारी आंखें खोल दी हैं। मेरा मानना है कि आपकी साधना के साथ साधना लोक में भी शायद ही कोई आपको टक्कर दे सके। लोकनाथ लांबा ने प्रशंसा की। हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है, मैं कुछ भी नहीं हूं, रणवीर ने विनम्रता से कहा। हालांकि प्राचीन मेहता कुल कोई छोटी ताकत नहीं है। आपको इस कबीले की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, है ना? लोकनाथ लांबा ने पूछा। मैं थोड़ा जानता हूँ, रणवीर ने कहा। यह अच्छी बात है, लोकनाथ लांबा ने सिर हिलाया। चूंकि आपने मेहता परिवार के किसी व्यक्ति को मारने की हिम्मत की है, इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी सावधानी का एक शब्द जोड़ना चाहता हूँ। प्राचीन मेहता कुल बहुत शक्तिशाली है। अगर आप उनसे दुश्मनी मोल लेते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। याद दिलाने के लिए धन्यवाद अध्यक्ष लांबा, मैं सावधान रहूंगा। हालांकि मैं उनसे दुश्मनी मोल लेने वाला नहीं हूं, वे मुझसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं। अगर आज मरने वाला ये बुजुर्ग अभी भी प्राचीन मेहता कुल को चेतावनी नहीं दे सकता है, तो मैं गारंटी नहीं देता कि मैं उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर दूंगा, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। प्राचीन मेहता कुल को नष्ट करना, लोकनाथ लांबा ने हौंफते हुए कहा। इन शब्दों से चौंक गए। प्राचीन मेहता कुल इतने सालों से अस्तित्व में है, शायद केवल रणवीर ही यह कहने की हिम्मत करेंगे कि वह मेहता परिवार को नष्ट कर देंगे। वह मूल रूप से एक और चेतावनी देना चाहते थे, लेकिन चूंकि रणवीर पहले से ही तैयार थे, इसलिए उन्होंने फिर से बात नहीं की। जैसे ही विक्रम ने दृश्य की सफाई पूरी की, एक कार अचानक विला के प्रवेश द्वार पर आ गई और फिर पतलून और शर्ट में एक खूबसूरत महिला जल्दी से बाहर निकली। यह अनन्या शर्मा थी। रणवीर, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही वह कार से बाहर निकली और रणवीर को देखा, वह तुरंत दौड़कर आए और पूछा, क्या मैं मुसीबत में लग रहा हूँ? रणवीर ने मुस्कान के साथ कहा। अनन्या ने जल्दी से उसकी जांच की, यहाँ छूकर और वहां चुटकी लेकर। अगर बाहरी लोग मौजूद नहीं होते तो रणवीर को शक था कि अनन्या ने उनके कपड़े उतार दिए होते। अनन्या, मैं वास्तव में ठीक हूँ, रणवीर ने उसे जल्दी से रोका। यह अच्छी बात है। अनन्या ने आखिरकार अपना हाथ वापस खींच लिया, राहत की गहरी सांस ली। लेकिन यह वास्तव में अजीब है, क्या यह नहीं कहा गया था कि वह व्यक्ति यहाँ आया था?
क्या ऐसा हो सकता है कि वह तुम्हें मारने के लिए यहाँ नहीं था? अनन्या ने उलझन में पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रणवीर यह सुनकर अवाक रह गए। क्या तुम बहुत निराश हो कि कोई मुझे मारने नहीं आया? एक तरफ लोकनाथ लांबा और आचार्य महावीर एक उदार मुस्कान दिखाए बिना नहीं रह सके। विक्रम भी जोर से हंस पड़ा, जिससे रणवीर ने उसे घूरा, जिससे उसने तुरंत अपनी हंसी वापस ले ली। उसे रोकने से उसके कंधे कांप रहे थे। मेरा वह मतलब नहीं था, बस मैंने किसी को ये कहते हुए सुना कि वह व्यक्ति हरिशिखर विला आया था। हत्या की मंशा लिए हुए काफी डरावना लग रहा था। हरिशिखर विला में क्या तुम सबसे संदिग्ध नहीं हो? आखिरकार तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं। अनन्या ने मासूमियत से कहा। मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। रणवीर ने एक लाचार मुस्कान दिखाए। हालांकि यह अजीब लग रहा था, लेकिन ऐसा लगता था कि उनके काफी दुश्मन थे। ओह, ऐसे मत बनो। मैं बस बहुत चिंतित थी। चूंकि वह यहाँ नहीं आ रहा था तो मैं आराम कर सकती हूँ। अनन्या ने रणवीर को हल्के से थपथपाया और कहा। इस आदमी ने उसे ऐसे देखा जैसे वह बेवकूफ हो, वास्तव में पिटाई मांग रहा था। अनन्या, दरअसल तुम सही थी, वह व्यक्ति मुझे मारने आया था। रणवीर ने फिर कहा। क्या वह वास्तव में तुम्हें मारने आया था? मैंने उसे क्यों नहीं देखा? अनन्या तुरंत फिर से नर्वस हो गई। तुम्हारे वापस आने से कुछ मिनट पहले ही उसे निपटा दिया गया था। रणवीर मुस्कुराए। अनन्या के चेहरे पर तुरंत आश्चर्य दिखाई दिया। वह जितनी तेजी से हो सके वापस दौड़ी थी, फिर भी दुश्मन को पहले ही निपटा दिया गया था। वह बहुत तेज था। वह व्यक्ति आकाश में उड़ सकता था। उसकी ताकत बहुत शक्तिशाली रही होगी। क्या उसे इतनी जल्दी मार दिया गया? उसे अभी भी विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। भाभी, दुश्मन शक्तिशाली था, लेकिन हमारे हॉल मास्टर भी बुरे नहीं हैं। यहाँ मुसीबत पैदा करने की हिम्मत करना, क्या ये सिर्फ मौत को दावत देना नहीं है? विक्रम ने गर्व से एक तरफ से कहा। तभी अनन्या को आखिरकार विश्वास हुआ कि भयानक रूप से मजबूत विशेषज्ञ वास्तव में मारा गया था। इससे उसे पूरी तरह से सुकून मिला। रणवीर, दूसरा पक्ष कौन था? वास्तव में तुम्हें मारने के लिए यहाँ तक आने के लिए? अनन्या ने पूछा, भौहें चढ़ाते हुए। इस दौरान रणवीर ने पहले ही इतने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया था, फिर भी कोई और मुसीबत पैदा करने आया। स्पष्ट रूप से दुश्मनी बहुत गहरी थी। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मैं तुम्हें दो लोगों से मिलवाता हूँ। रणवीर ने फिर परिचय देना शुरू किया। ये लोकनाथ लांबा हैं, शिखर संसद के अध्यक्ष, और यह आचार्य महावीर हैं, शिखर संसद के एक वरिष्ठ बुजुर्ग। शिखर संसद, ये शीर्षक सुनकर अनन्या तुरंत हैरान रह गई। शिखर संसद आर्यावर्त में एक बहुत ही रहस्यमय संगठन है और इसकी पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है। इसे हमेशा इंद्रप्रस्थ सरकार से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि यह विशेष रूप से विशाल भूमि की रक्षा में शाही परिवार की सहायता करता है, जिसके पास कुछ हद तक पौराणिक आभा है। अनन्या ने केवल कुछ संबंधित गपशप सुनी थी और इसे सड़क किनारे की कुछ किताबों में देखा था। कभी उम्मीद नहीं थी कि आज सच्चे शिखर संसद के किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगी। और वह अध्यक्ष और एक बुजुर्ग थे, जिससे उसे तुरंत महत्वपूर्ण हस्तियों से मिलने का उत्साह महसूस हुआ। नमस्ते मिसेज रायचंद, लोकनाथ लांबा और आचार्य महावीर ने विनम्रता से अभिवादन किया। नमस्ते आप सभी को। अनन्या तुरंत खुश हो गई। घबराओ मत, अध्यक्ष लांबा और आचार्य महावीर विशेष रूप से मुझसे मिलने आए थे, रणवीर ने समझाया। रोहाना ग्रुप का कार्यभार संभालने के बाद से अनन्या अक्सर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होती थी। शायद ही कभी इतना संकोच दिखाती थी, जिससे वह थोड़ी प्यारी लग रही थी। हाँ मिसेज रायचंद, हम विशेष रूप से मिस्टर रायचंद से मिलने आए थे। शिखर संसद को उनकी मदद के लिए धन्यवाद, अन्यथा हमारे शिखर संसद में भारी बदलाव हो सकता था, जिसका असर पूरे आर्यावर्त पर पड़ता। रणवीर उसे रोक नहीं सके। लोकनाथ लांबा ने पूरी कहानी उगल दी। शिखर संसद की मदद। अनन्या पहले तो हैरान हुई, फिर रणवीर को शक की नजरों से देखा। सोच रही थी कि क्या वह उसकी पीठ पीछे फिर से कुछ और कर रहा है। रणवीर पूरी तरह से समझ गए कि उस नज़र का क्या मतलब था और तुरंत थोड़ा दोषी महसूस किया। गनीमत थी कि अनन्या ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार बाहरी लोग मौजूद थे। रणवीर ने चुपचाप अनन्या को बहुत धन्यवाद दिया, अन्यथा प्रतिष्ठित रुद्रधाम के स्वामी को अपनी पत्नी को सब कुछ रिपोर्ट करना पड़ता, जो निश्चित रूप से लोकनाथ लांबा और आचार्य महावीर को आश्चर्यचकित कर देता। मिस्टर रायचंद, चूंकि और कुछ नहीं है, हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। हम पहले शिखर संसद लौटेंगे। अगर भविष्य में कुछ भी होता है तो कृपया बेझिझक हमसे संपर्क करें। लोकनाथ लांबा ने कहा। जाने से पहले भोजन के लिए रुकें, क्योंकि आप इतनी दूर दिल्ली आए हैं। रणवीर ने उन्हें मनाने की कोशिश की। नहीं नहीं, बिना बताए आना पहले ही एक बड़ी गड़बड़ी थी। हम और अधिक परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा हम एक संक्षिप्त ब्रेक के दौरान आए थे और शिखर संसद को अभी भी कई मामलों में भाग लेना है, जिसमें देरी नहीं की जा सकती। लोकनाथ लांबा ने समझाया। चूंकि उन्होंने इस तरह से कहा, रणवीर जोर नहीं दे सके और दोनों को जाते हुए देखा।
मिस्टर रायचंद, अगर उस लॉकेट के बारे में कोई खबर है तो कृपया हमें बताएं। आचार्य महावीर ने आवाज लगाई। मैं बताऊंगा, रणवीर ने जवाब दिया। ठीक है। मेहमान चले गए। जल्दी करो और मुझे बताओ, वह व्यक्ति कौन था जो तुम्हें मारने आया था? और तुमने शिखर संसद की मदद कब की? अनन्या ने पूछा, जिज्ञासा से भरी हुई। चलो पहले अंदर चलते हैं, रणवीर ने कहा। इन सभी मामलों को समझाना कोई छोटा काम नहीं होगा। अध्याय 355, प्राचीन कुल के रहस्यों की जांच। इसके तुरंत बाद लिविंग रूम के अंदर रणवीर ने अनन्या को सब कुछ बताया। केवल शिखर संसद से संबंधित मामले ने ही अनन्या को भारी सिरदर्द दे दिया, क्योंकि यह बहुत जटिल था। लक्ष्मण चतुर्वेदी के विश्वासघात में ठाकुर मठ शामिल था, जिसमें बदले में ठाकुर मठ द्वारा नियंत्रित दो प्रमुख शक्तियां शामिल थीं, गुप्त घाटी और तमस संप्रदाय। केवल इन शक्तियों का उल्लेख करना ही काफी नहीं था, उन्हें इसके पीछे के कारणों को भी समझाना पड़ा। जब तक उसने लक्ष्मण चतुर्वेदी के निधन और शिखर संसद के अपने आंतरिक कलह को सुलझाने के बारे में नहीं सुना, तब जाकर अनन्या ने गहरी सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी ताकतें वास्तविक दुनिया में इतनी बारीकी से साजिश रच रही होंगी। लेकिन आम लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते। अगर रणवीर ने इन ताकतों को खत्म नहीं किया होता तो शायद आर्यावर्त शासन आज किसी भी दिन उखाड़ फेंका जाता। ये सचमुच अकल्पनीय है। गनीमत है, वे संकट अब टल गए हैं। अनन्या ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, रणवीर, प्राचीन मेहता कुल के ये लोग इतने दबंग क्यों हैं? तुमने नवयुग राष्ट्र में मेहता परिवार को नष्ट करने के बाद ही मनस्वी तलवार प्राप्त की, फिर भी वे सीधे तुम्हारे दरवाजे पर आकर इसे मांगने की योजना बना रहे हैं। यदि तुम मना करते हो तो वे अपनी शक्ति का उपयोग करके तुम्हें धमकाते हैं। यह अपमानजनक है। अनन्या का स्वभाव आमतौर पर अच्छा था, लेकिन प्राचीन मेहता कुल ने जो किया उसे सुनने के बाद वह गुस्से में थी। यदि वे मनस्वी तलवार चाहते थे तो वे पहले नवयुग राष्ट्र में मेहता परिवार के पास क्यों नहीं गए? परिवार के नष्ट होने तक इंतजार करना और फिर उसके घर आकर अपने पति से इसे सौंपने की मांग करना, क्या ये जबरन वसूली नहीं है? इसके अलावा अपनी असाधारण स्थिति के भरोसे वे किसी को सीधे मारना भी चाहते थे। उनके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। रणवीर खुद बहुत शांत थे। अनन्या को इतना गुस्से में देखकर गर्मजोशी महसूस करने के अलावा वे अपने मुंह के कोने पर मुस्कान प्रकट किए बिना नहीं रह सके। कई शक्तिशाली ताकतें हैं जो अहंकारी हो जाती हैं, प्राचीन मेहता कुल तो दूर की बात है। वे वास्तव में बहुत मजबूत हैं। शिखर संसद के अध्यक्ष लोकनाथ लांबा ने भी पहले कहा था कि प्राचीन मेहता कुल के पास अहंकार की पूंजी है। उनसे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, बस जो भी आए उसे मार डालो। दुनिया भर में रणवीर शायद एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसी बात कहने की हिम्मत की। वह एक प्रतिष्ठित प्राचीन कुल था। उनके द्वारा भेजे गए प्रत्येक व्यक्ति को मारना निर्विवाद रूप से दबंगई थी। उस स्थिति में क्या मेहता परिवार और लोगों को भेजेगा? अनन्या ने चिंता से पूछा। जरूरी नहीं, रणवीर ने थोड़ा सिर हिलाया। इस बार एक कुल बुजुर्ग की हत्या मेहता परिवार के लिए एक सनसनीखेज और बड़ी घटना होनी चाहिए। ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि क्या यह उनके लिए एक चेतावनी के रूप में काम कर सकती है। ये सुनने के बाद अनन्या कुछ सोच रही थी। उसकी नाजुक बाहें थोड़ी सिकुड़ गई थीं। क्या तुम रूही के बारे में चिंतित हो? रणवीर ने पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। ये सिर्फ रूही नहीं है, मैं अपने दादाजी और अन्य लोगों के बारे में भी थोड़ी चिंतित हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि प्राचीन मेहता कुल? रणवीर जानते थे कि उसका क्या मतलब था और तुरंत कहा, अनन्या, ज्यादा चिंता मत करो। मैंने व्यक्ति को मार डाला और मनस्वी तलवार मेरे पास है। मेहता परिवार किसी और के साथ मुसीबत नहीं ढूंढेगा। इसके अलावा दो प्रमुख शक्तियां, रुद्रधाम और छाया संप्रदाय, दोनों पूर्व देश में तैनात हैं। मैं उन्हें अतिरिक्त सतर्क रहने का निर्देश दूंगा। जब तक प्राचीन मेहता कुल लापरवाही से काम करने की हिम्मत करता है, मैं उनके पूरे कबीले को मिटा दूंगा, चाहे मुझे किसी भी तरीके का इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम खतरे में पड़ो, अनन्या ने गंभीरता से कहा। चिंता मत करो, मैं खतरे में नहीं रहूंगा। मैंने जीवन भर तुम्हारी और रूही की रक्षा करने का वादा किया था। रणवीर ने अनन्या को अपनी बाहों में खींच लिया और कोमलता से कहा। ठीक है, अनन्या ने सिर हिलाया। सही, मैं अगले कुछ दिनों में जयपुर जा रहा हूँ। मुझे ओबरॉय परिवार से कुछ पूछना है, रणवीर ने फैसला किया। चूंकि प्राचीन मेहता कुल ने पहले ही एक कुल बुजुर्ग को भेज दिया था, इसलिए वह और देरी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने प्राचीन कुलों और रायचंद परिवार के बीच संबंधों की पूरी तरह से जांच करने और यह पता लगाने की योजना बनाई कि उन प्राचीन कुलों ने उस समय बाहरी लोगों को क्यों तैयार किया था। उन्होंने पहले फोन पर पूछने पर विचार किया था, लेकिन ऐसे गोपनीय मामलों के लिए आमने सामने पूछना सबसे अच्छा था। ये बस इस बात पर निर्भर करता था कि क्या भैरव ओबरॉय कुछ जानते थे। अनन्या तुरंत खुश हो गई। बिल्कुल सही, मैं भी अगले कुछ दिनों में जयपुर जाने की योजना बना रही थी। हम साथ जा सकते हैं। तुम भी जयपुर जा रही हो? रणवीर ने पूछा। हाँ, जयपुर हमारे समूह के वर्तमान कपड़ा सामग्री आपूर्ति स्थानों में से एक है।
मुझे वहां एक ग्राहक से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया था। यदि हम स्थानीय रूप से एक उत्पादन आधार स्थापित कर सकते हैं तो हम अपनी मुख्य उत्पादन क्षमता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और साथ ही बहुत सारी लागत भी बचा सकते हैं, अनन्या ने समझाया। मैं कंपनी के मामलों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन चूंकि तुम भी जयपुर जा रही हो तो चलो साथ चलते हैं, रणवीर ने कहा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग सकती, अनन्या ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। रणवीर ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। यात्रा कार्यक्रम की पुष्टि करने के बाद उन्होंने तुरंत विक्रम से ओबरॉय परिवार के लिए गाड़ी चलवाई। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वे ओबरॉय परिवार की ओर बढ़ रहे थे, प्राचीन मेहता कुल का मुख्यालय एक खबर के कारण गुस्से की आग में जल उठा था। पूरे प्राचीन कुल में एक अभूतपूर्व रोष फैल गया। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर जानलेवा इरादे भर गए, क्योंकि त्रिभुवन मेहता अब मर चुका था। जब शिखर संसद ने तलवारें म्यान में रखने की घोषणा की, वह कमजोरी नहीं थी, वह समय खरीदना था। लेकिन कुछ ताकतें शांति को निमंत्रण समझ बैठी। दिन दहाड़े शहर के ऊपर उड़ता एक बुजुर्ग, यह संदेश था, कोई जगह सुरक्षित नहीं, पर हर संदेश का एक जवाब होता है। रणवीर ने समझौता नहीं किया, उसने सीमा खींच दी। एक कुल बुजुर्ग गिरा और उसके साथ सदियों का अहंकार। अब यह बदला नहीं, यह युद्ध की उल्टी गिनती है।